Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I'll be covering monetary policy for the subject Indian economy for the upcoming UPSC CSE preliminary examination and other competitive examinations as well. So these notes are basically I have sourced this from Ronald sir's notes. उनको ही थोड़ा सा restructure और summarize किया है. ठीक है, so we'll be following this. Now, first of all, we'll look at monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू regulate money supply and interest rates influencing inflation, consumption, savings, investment and capital formation. ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है. द डेफिनेशन itself is not very important but still you must be knowing it. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो ओवरऑल जो पूरा कंट्री है उसका इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए जो भी पॉलिसी बनाते हैं दैट इज़ नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी. तो ओवरऑल इंडियाज़ इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है दैट इज़ नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है, एंड इट इज़ डिजाइन्ड बाय द सेंट्रल बैंक. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो फाइनेंशियल पॉलिसी है दैट इज़ डिजाइन्ड बाय नॉट द सेंट्रल बैंक बट रादर द वही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सपोर्ट्स जॉब क्रिएशन एंड इंश्योर्स सोशल जस्टिस. की कंसेप्ट क्या दिए हैं मिल्टन फ्रीडमैन का? इट popularized monetary policy research and won the Nobel Prize. So this is important. Milton Friedman जो थे, he was the one who had popularized monetary policy का research, and he has also won the Nobel Prize in 1976. Then Phillips curve के बारे में देख लेते हैं. It refers to an inverse relationship between inflation and unemployment. So according to the Phillips curve, अगर inflation बढ़ रही है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है देन अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो रिड्यूस. ठीक है, मतलब क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब कि महंगाई बढ़ रही है अगर इकोनॉमी में, देन द शॉपकीपर्स नहीं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे विल बी हैविंग मोर अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, बिकॉज द प्राइसेस आर राइजिंग देयरफॉर दे विल बी एबल टू सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज एट हायर प्राइसेस. तो दे विल एम्प्लॉय मोर पीपल. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होते जाएगी. तो यहाँ पे से आई विल शो यू. सपोज दिस इज सम शॉप या ऑर्गेनाइजेशन. शॉप मान लो, दिस सेल स्टफ. ठीक है, दिस सेल्स पेन्स अगर सेल करते हैं सपोज ये. ठीक है, तो ये काफ़ी सारा पेन इन्फ्लेशन के टाइम पे दे विल बी एबल टू सेल पेन्स एट वेरी हाई प्राइसेस. ठीक है, तो दे विल हैव अ लॉट ऑफ मनी. तो ये क्या कर सकते हैं? दे कैन एम्प्लॉय मोर नंबर ऑफ पीपल टू डू देयर वर्क. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस. स्टेबल इन्फ्लेशन क्या है? इट रेफर्स टू मॉडरेट इन्फ्लेशन दैट इज बिटवीन 2 to 6% CPI. CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सो यू माइट हैव हर्ड कि जो हमारा इन्फ्लेशन है उसका टारगेट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूजुअली कीप्स इट बिटवीन 2 to 6% NPC. द रीज़न फॉर दैट इज़ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. नहीं तो अगर इससे भी कम हो जाएगा देन अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो राइज. ठीक है, तो स्टेबल इन्फ्लेशन होना चाहिए. मॉडरेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी. सो ऑल दीज 3 कंसेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इनको अभी लर्न कर लेते हैं हम लोग. लर्न करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमेंबर दैट मिल्टन फ्रीडमैन was the person who had popularized monetary policy research and won the Nobel Prize in 1976. तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? मिल्टन फ्रीडमैन. तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना. तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बैठ के सब लोग दे आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम मिल्टन की जो बॉटल होती है ना उससे, मिल्टन बॉटल से.
ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो ईटिंग फ्राइड फूड। ठीक है, और ऐसे बैठ के ये सब खाते हुए दे आर मेकिंग द पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन एड फॉर लर्निंग द नेम। नेक्स्ट है फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व वही इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इसको लर्न करने के लिए ऐसे कर लो फिलिप्स। सो फिलिप्स का क्या होता है, फिलिप्स का टीवी वगैरह आते थे ना पहले, अभी भी आता होगा, आई डू नॉट रिमेम्बर, वेट। फिलिप्स, हाँ, वही एक कंपनी है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टफ। तो फिलिप्स का टीवी, एयर फ्रायर, ये सब आते हैं, है ना। सो इसको फिर हम लोग लर्न कर सकते हैं कि सपोज फिलिप्स जो कंपनी है उसका हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इट सेल्स टीवी एंड एवरीथिंग, और इन्फ्लेशन के टाइम पे ये जो मैंने डायग्राम बनाया था ना उस पर आप फिलिप्स को अज्यूम कर लीजिए। फिलिप्स की जो कंपनी है वो टीवी वगैरह बेच रहे हैं, है ना, and they are selling that at very high prices due to inflation, or that is why they are able to employ more number of people in their organization। ठीक है, वैसे करके लर्न कर लो। फिलिप्स कंपनी, फिलिप्स टीवी बेच रहा है उससे, यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर। नेक्स्ट है स्टेबल इन्फ्लेशन। ये तो ऐसे लर्न हो जाएगा, समथिंग विच इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी एंड इंश्योर्स गुड इकोनॉमी, मतलब वही गुड एम्प्लॉयमेंट रेट्स एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, आरबीआई मैनेजेस इन्फ्लेशन यूजिंग बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वही, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दे आर द वंस हु फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एंड इट इज़ अ 6 member स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी डिसीजंस। We look at the various tools of quantitative tools of monetary policy. So basically जो वेरियस क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, प्राइमरीली हमारे पास स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होते हैं, दे कम इन द क्वांटिटेटिव टूल्स टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें, एक तो सी आर आर होता है और एस एल आर। सी आर आर स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशो एंड एस एल आर स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, सो इट इज़ यूज टू फाइट इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और ओवरऑल जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह कंट्रोल करने के लिए these are used. These are also known as the either the statutory reserve requirements or variable reserve ratios। ठीक है, so variable because they can vary, and statutory because they are mandated under the statutes। कौन सा वाला statute, आरबीआई एक्ट। सी आर आर आरबीआई एक्ट में आता है, सॉरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आता है, एंड एस एल आर कम्स अंडर द आरबीआई एक्ट। तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब रिलेटिंग टू सम लॉ। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियोज बोला है इनको, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, एंड स्टैट्यूटरी इसलिए बोला है बिकॉज दे आर दे आर मैंडेटेड अंडर सम एक्ट और लॉ। ठीक है, मैंडेटेड अंडर एन एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वही कैश रिजर्व रेशियो देख लेते हैं। बैंक्स मस्ट कीप अ पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। No interest is earned on cash reserve ratio except in rare cases, and it is mandated under the Banking Regulation Act. There is no legal limit on CRR, but it is practically kept low। देखो इसमें मैं आपको वैसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ अ बैंक हैज़ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ सपोज 100 रुपीज़ के डिपॉजिट्स हैं पूरे उसके पास। ठीक है, out of this if the cash reserve ratio is 4%, that means that
₹4 हैज़ टू बी केप्ट विद द आरबीआई। ठीक है, आरबीआई में ₹4 दिस बैंक विल हैव टू सबमिट। बाकी का जो ₹96 हैं दैट कैन बी सर्कुलेटेड इन अमंग्स द पब्लिक, या जो भी है उसको रीयूज़ कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक के पास ही रहेगा। बाकी का जो जो ₹4 है दैट विल स्टे विद द आरबीआई। नाउ दिस ₹4 विल नॉट इन अर्न एनी इंटरेस्ट, सो नो इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है। और द दिस रेट कीप्स ऑन चेंजिंग। और ये 4% ऑफ किस चीज़ का होगा? 4% ऑफ द एनडीटीएल। एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नाउ वील जस्ट लुक एट दिस। करंट रेट क्या? नो लीगल लिमिट ऑन सीआरआर बट इट इज़ प्रैक्टिकली केप्ट लो। यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। नो इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, एंड इट इज़ मैंडेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। करंट रेट क्या है? 4.5% ऑफ द नेट टाइम एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, एंड इट वाज सजेस्टेड बाय जेएम कीन्स। ठीक है, तो एनडीटीएल को नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज बोलते हैं। मतलब कि जितना भी डिमांड लायबिलिटीज किसी भी बैंक के पास है और टाइम लायबिलिटीज भी बैंक के पास है, उन दोनों का सम दैट विल बी कॉल्ड एज द एनडीटीएल, एंड उसका हमें सर्टेन परसेंटेज हैज़ टू बी केप्ट एज द कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, अभी इसको हमको लर्न क्या क्या करना है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट दैट देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन दिस, तो ये तो वैसे ही लर्न हो गया कि सीआरआर पे देयर इज़ नो इंटरेस्ट। Second fact that you need to learn is that this is being mandated under Banking Regulation Act of 1949। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और इससे पहले कौन सा एक्ट होता है? आरबीआई एक्ट। ठीक है, तो इवन सीआरआर आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, और एसएलआर आता है आरबीआई एक्ट 1949 1934। ठीक है, तो इवन दो दस, ऐसे मैं आपको बताती हूँ, दिस इज़ आयरॉनिकल, वैसे लर्न करने के लिए मैं आपको इसमें बताती हूँ। कैश रिजर्व रेशो है ना, वो आरबीआई के साथ रखना होता है असली में। ठीक है, एंड जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो अमाउंट है दैट इज केप्ट विद द बैंक्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो इवन दो देखो, एसएलआर बैंक खुद रखता है, सीआरआर आरबीआई को देता है रखने के लिए, है ना। तो ये ऑपोजिट हो गया, सीआरआर आरबीआई को देता है और एसएलआर बैंक खुद रखता है। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशो आरबीआई आरबीआई रखता है, वैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आ रहा है बट आरबीआई रखता है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो आरबीआई एक्ट के अंडर आता है बट बैंक्स कीप इट देमसेल्व्स। ठीक है, सो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर, यू कैन यूज दिस टू रिमेंबर इट। ठीक है, अभी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को देख लेते हैं। बैंक्स मस्ट मेंटेन रिजर्व्स इन लिक्विड एसेट्स। हाँ, ये वही है, जैसे सीआरआर होता है वैसे ही एसएलआर रहेगा, बट एसएलआर में क्या रहेगा? बैंक्स विल बी कीपिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी विद देमसेल्व्स। ठीक है, तो जैसे ₹100 था, ₹4 उन्होंने आरबीआई को दे दिया एज सीआरआर, है ना, सीआरआर के जैसे। ठीक है, आरबीआई के पास है, बचे व इसी का अराउंड कितना रहेगा? 20% के आसपास होता है ये। ठीक है, तो ₹20 ऑफ 100 विल बी केप्ट विद द बैंक इटसेल्फ इन लिक्विड एसेट्स। ठीक है, और बचा कितना फिर? 96 76 बच गया ना। दिस विल बी देन पुट इनटू सर्कुलेशन। ठीक है, ये हो गया एसएलआर,
ये CRR और ये वैसे ही जो बचा हुआ, ठीक है। तो वही देख लेते हैं। बैंक्स मस्ट मेंटेन रिजर्व्स इन लिक्विड एसेट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल्स आर वही कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, SDL bonds, ठीक है, etc. Some profit or loss is possible from SLR investments. This is not important. Some profit is possible. अच्छा. Next है, it is mandated under the RBI Act of 1934. ठीक है, this is important fact. नेक्स्ट है, लीगल लिमिट कितनी है? 40% है, मैक्सिमम 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, CRR में देर इज नो लीगल लिमिट, कैश रिजर्व रेशो कितना भी हो सकता है, वेरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है उसका इट कैन नॉट एक्सीड 40%, ठीक है। सो मैक्सिमम देर इज अ लीगल लिमिट फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड इट इज़ 40%। और करंट रेट क्या चल रहा है? 18% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है, ये करंट रेट चल रहा है अभी। फिर इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? वी नीड टू रिमेंबर के यहाँ पे लिमिट होती है, यहाँ पे नहीं होती है, तो SLR, एस से क्या हो जाएगा? सीमा, सीमा मतलब सीमित है वो, सीमा, लिमिट, ठीक है। सो देयर इज अ लीगल लिमिट व्हेन इट कम्स टू द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, एंड वेयर एज CRR के टर्म्स में देयर इज नो लीगल लिमिट एज सच, ठीक है। और 18% ऑफ NDTL रहता है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे दिस इज इम्पोर्टेंट दैट हाँ, JM Keynes was the person who had introduced ये रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं CRR और SLR डेवलपमेंट इन रिसेंट ईयर्स। सो थोड़े से करंट भी नहीं, बट हाँ रिसेंट जो भी इसमें चेंजेस या कुछ भी न्यूज़ आइटम्स हैं वो दिया है यहाँ पे SLR और CRR को रिलेटेड। सो ग्रीन डिपॉजिट करके एक चीज़ आई थी upon SBI's request. So SBI had requested RBI to reduce the cash reserve ratio on green deposits to increase loanable funds for green projects, ठीक है, and reduce the loan interest rates for them. However, the RBI has not yet implemented this, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो कैश रिजर्व रेशियो ग्रीन डिपॉजिट्स होंगे ना, NDTL जो है हमारा, NDTL दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, तो इसमें जो भी ग्रीन डिपॉजिट होंगे, मतलब कि कोई ग्रीन प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए जो यूज़ करते हैं, है ना, उनका CRR रिड्यूस कर देना चाहिए सो दैट मोर अमाउंट ऑफ लोन्स आर अवेलेबल फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये उन्होंने एक सजेशन दिया था, हाउ एवर इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट, ठीक है। नेक्स्ट है CRR एग्जेम्पशन फॉर 5 years, तो ये कोविड-19 के टाइम पे हुआ था। CRR exemptions were given based upon loans, but this is outright, हाँ मतलब ये अब काम का नहीं है, ठीक है। ये पुरानी न्यूज़ आइटम हो गई। एंड वही CRR ड्यूरिंग कोविड-19 अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी अभी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, लिक्विडिटी ओवरहैंग एंड ₹2000 का विड्रॉल। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन लोन इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। तो जैसे मैं आई जस्ट टेल यू क्या है ये। सो फॉर एग्जांपल ये कोई भी पर्सन है, पर्सन ए, ठीक है, इन्होंने क्या करा, ही डिपॉजिटेड सम मनी इन अ बैंक, दिस इज द बैंक, यहाँ पे इन्होंने एक्स अमाउंट ऑफ पैसे समय वो कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, ठीक है।
उसके बाद में एक पर्सन आता है बी। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ही टुक अ लोन ऑफ एक्स रुपीज फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो इन्होंने डिपॉजिट करे थे एक्स रुपीज और इन्होंने ही टुक अ लोन। अभी बीच में जो बैंक क्या कर रहा रहेगा, बैंक क्या करेगा, इस पे एक इंटरेस्ट रेट लगाएगा। ठीक है, y% का इंटरेस्ट रेट लगा देगा यहाँ पे, इंटरेस्ट। और जो यहाँ पे है ए को थोड़ा सा इंटरेस्ट देगा, z% इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्स रुपीज दिए थे, एक्स इसने ले लिए, इसने यहाँ पे y% इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है, और यहाँ पे बैंक नहीं दे रहा है, उल्टा वो दे रहे हैं अंकल, बी जो है वो दे रहे हैं, और यहाँ पे बैंक दे रहा है ए को। ठीक है, ये समझ गए आप, यहाँ पे ऐसे वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो y% विल बी मोर देन z%, बिकॉज बैंक को खुद को भी सस्टेन करना है ना, बैंक हैज टू सस्टेन इटसेल्फ, सॉरी, बैंक needs to sustain itself. That is why there will be some margin which will be kept. Margin मतलब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। y% y जो उनको मिल रहा है दैट विल बी मोर देन z% जो वो लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो y माइनस z करके जितना भी पैसा बन रहा है, y% ऑफ x और z% ऑफ x माइनस करके जो भी पैसा बन रहा है, दैट इज नोन एज द मार्जिन ऑफ द बैंक, मार्जिन या नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोन इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अ हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज अराउंड 3 to 4% फॉर बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, वही बैंक को सस्टेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू बी प्रॉफिटेबल, इट इज़ अराउंड 3 to 4%। So for example, if you are getting 4% interest rate on your deposits, डिमांड डिपॉजिट्स, लोन अगर चाहिए होगा तो हमें 8% के आसपास इंटरेस्ट रेट का मिलेगा बैंक से। ठीक है, सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रेटर देन 5% indicates exploitation of the depositors or borrowers and it harms the financial stability। मतलब बैंक ज़्यादा ही बहुत सारा प्रॉफिट लेते जा रहा है एंड इट इज़ नॉट गिविंग दैट टू द डिपॉजिटर्स। ठीक है, अगर NIM बहुत ही ज़्यादा रख लिया, 5% से ज़्यादा है, दैट मीन्स इट विल हार्म द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी मनी। ठीक है, वो अपना सेविंग्स बैंक में रखा है पैसे उसने, हमें तो लग रहा है कि उसने पैसे तो चलो रखे हैं, ये तो वेस्ट नहीं हो रहा, बट असली में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो देयर। सो अफेक्टिवली जो इसने एक्स रुपीज़ रखे हैं इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ओनली बिकॉज ही इज ऑल्सो गेटिंग सम इंटरेस्ट, दैट इज वाई थोड़ा सा बैलेंस आउट होके दिस इज स्टिल अ डिसेंट डील। बट इफ द इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड, मतलब काफ़ी कम रखा है अगर इंटरेस्ट, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज ग्रेटर देन 5%, देन again वो due to inflation his money which has been kept in the bank will be losing value। so ये क्या सोचेगा, नहीं मैं बैंक में नहीं रखूंगा, मैं इनफैक्ट इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट वगैरह में। ठीक है, सो दैट इज वाई इफ द नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज ग्रेटर देन 5%, मतलब यहाँ से बहुत सारा इंटरेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पे बहुत कम दे रहे हैं। ठीक है, देन दैट इज अ दैट दैट विल हार्म द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ जो भी इकोनॉमी। ठीक है, तो दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, एंड हेल्दी NIM कितना होना चाहिए, 3 से 4%। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट लिक्विडिटी ओवरहैंग। सो एक्सेस मनी सप्लाई जब होता है ना इन मॉनेटरी पॉलिसी, इट अकर्स व्हेन द मनी सप्लाई इज मोर देन द डिमांड फॉर द लोन्स। ठीक है, तो इफेक्ट क्या होगा इससे, लोन इंटरेस्ट रेट्स विल ड्रॉप,
बिकॉज द बैंक विल नीड होप के कोई भी लोन ले ले तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे देना लग जाएंगे लोन्स, है ना, क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा है लोन। ठीक है, तो इसका रिस्क क्या है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है देन द चीप लोन्स विल फर्दर इंक्रीज डिमांड और फिर इन्फ्लेशन विल गेट वर्जनड। ठीक है, और इसका आउटकम क्या है, मोर स्पेंडिंग होगा, मोर शॉपिंग, दस लीडिंग टू मोर मतलब फ्यूचर प्राइस राइज, तो और इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, सो इट विल बिकम अ साइकिल। ठीक है, तो लिक्विडिटी ओवरहैंग। ठीक है, तो बेसिकली लिक्विडिटी ओवरहैंग कब होती है, व्हेन, इसको यहाँ पे आप लिख लो, मैं लिख देती हूँ, व्हेन, मतलब इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन the amount of money in an economy, the amount of money in an economy exceeds the demand for that money. डिमांड ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, लोन, है ना, डिमांड फॉर इट मतलब लोन किसी को नहीं चाहिए, ऐसा है सिचुएशन आ गई अगर कि लोन बहुत कम लोगों को चाहिए बट सप्लाई काफ़ी सारी है, मतलब कि अमाउंट ऑफ मनी इज अगर ज़्यादा है इसका मतलब डिपॉजिट्स काफ़ी सारे हैं, डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट्स काफ़ी लोगों ने बनाए हुए हैं बट लोन किसी को नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, बैंक विल हैव टू गिव दिस इंटरेस्ट रेट बट यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा उसको, यहाँ वाले से कुछ, यहाँ से देख लो, इस वाले से नहीं मिल रहा पैसे और यहाँ पे देना भी पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको लिक्विडिटी ओवरहैंग बोलते हैं। तो अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, ये इंटरेस्ट रेट और कम कर देगा कि ताकि कुछ तो मिले एटलीस्ट, है ना। तो ये यहाँ वाला इंटरेस्ट रेट अगर कम करते रहेगा, कम करते कर दिया और कम कर दिया, देन लोन बिकम्स चीपर। अगर चीप लोन्स मिले, चीप लोन्स, बहुत कम प्राइस पे लोन मिल गया तो एवरी वन विल टेक अ लोन, मतलब इट विल बिकम वेरी कॉमन। एंड अगर ज़्यादा लोन ले लिया लोगों ने देन देयर स्पेंडिंग पावर विल इंक्रीज। स्पेंडिंग पावर अगर इंक्रीज हुई तो क्या होगा, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, प्राइस राइज हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल क्रिएट अ साइकिल वेर इन इन्फ्लेशन विल कीप इंक्रीजिंग। ठीक है, ऐसे बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये दिया है लिक्विडिटी ओवरहैंग। ओवरहैंग का मतलब रहता है ज़्यादा, ज़्यादा ही लिक्विडिटी अगर हो जाए, मतलब कि देखो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लिक्विडिटी ओवरहैंग मतलब एक्सेस लिक्विडिटी। एक्सेस लिक्विडिटी मतलब एक्सेस मनी सप्लाई एक्सेस है, मतलब एज आई टोल्ड यू that means there is a lot of demand deposits and time deposits which have been kept in the banks. ठीक है, बट करस्पॉन्डिंग लोन कोई नहीं ले रहा, डिमांड ऑफ मनी इज़ वेरी लो। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डू रिमेंबर दिस प्रॉपरली। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीमेंटल CRR आफ्टर ₹2000 का विड्रॉल। सो एज यू माइट बी नोइंग, ₹2000 का एक नोट आता है ना, अभी इट हैज़ बीन विड्रॉन, है ना। तो वाई हैज़ इट बीन विड्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक तो टाइम लिमिट नहीं, the paper with which it was made, it was to expire within 5 to 6 years, so that is one reason why it has been withdrawn. Secondly, और क्या प्रॉब्लम है, देर आर, वैसे तो दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल रीज़न बट स्टिल आई टेल यू, क्या होता है कि 2000 के नोट में इट इज़ यूज फॉर सेविंग, है ना। तो क्या सेव करते हैं, ब्लैक मनी। तो ऐसे आपने देखा होगा टीवी पे कि बेड में मैट्रेस के अंदर पूरा पैसे भर के रखा है ना। सो ₹2000 का नोट इज वॉज परहैप्स प्रोबेबली बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो इसलिए इट हैज़ बीन
withdrawn slowly. ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं 2000 rupees notes withdrawal. After the 2000 notes were withdrawn, 87% of these notes were deposited into bank accounts rather than exchanged for other notes, thus leading to a potential liquidity overhang. आप समझ रहे हो क्या हुआ? देखो 2000 नोट्स रुपी नोट को विड्रॉ करा गवर्नमेंट ने, तो क्या करा लोगों ने कि जो भी 2000 रुपीज़ के नोट्स थे उनके पास में, दे वेंट एंड डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक्स. तो मतलब क्या हुआ, बैंक में डिपॉजिट्स बढ़ गए, है ना. जैसे अभी लिक्विडिटी ओवरहैंग में हमने पढ़ा था कि डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बट डिमांड उतनी है ही नहीं. डिमांड नहीं है तो क्या होगा, डिमांड नहीं है तो हम लोग बैंक्स लोन इंटरेस्ट रेट्स कम करने लग जाएंगे. लोन इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे तो इन्फ्लेशन विल राइज. ठीक है, तो अभी हमें दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर आवर कंट्री. तो इन्होंने क्या करा, टू अब्जॉर्ब दी एक्सेस लिक्विडिटी जो आ गई थी बैंक्स में ड्यू टू 2000 रुपीज़ के नोट्स डालने से, आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड आईसीआरआर. आईसीआरआर मतलब कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आईसीआरआर ले आए वो लोग. ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली इट रिक्वायर्स द बैंक्स टू कीप एन एडिशनल 10% कैश रिजर्व रेशो ऑन डिपॉजिट्स मेड बिटवीन ये द फॉलोइंग डेट्स. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, वही मनी सप्लाई को कंट्रोल करना एंड अवॉइडिंग लिक्विडिटी ओवरहैंग, दस प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट बैंक रन सिचुएशंस. तो इंटरेस्ट क्या है आईआरआर पे, देयर विल बी नो इंटरेस्ट आईसीआरआर पे. इंक्रीमेंट सीआरआर पे वैसे ही इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना, सो इंक्रीमेंटल सीआरआर विल आल्सो बी नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट रेट. ठीक है, और दिस प्रोविजन वाज रिमूव्ड आफ्टर दिस डेट October 17, 2023. दिस डेट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या होता है. ठीक है, ये ICRR, the concept here is important. Rest of the things are not as important. Now, a similar measure was also used in 2016-2017 after demonetization of 500 and 1000 rupees notes. तो क्या हुआ था तब, अगेन सेम चीज़ हुई, 500 और 1000 रुपीज़ डीमोनेटाइज हो गए. तो फिर लोगों ने क्या किया, ये सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे आ गए एंड दे डिपॉजिटेड देयर मनी इन द बैंक. तो डिपॉजिट्स बहुत हाई हो गई है ना, पूरा 500 1000 के नोट्स दे डिपॉजिटेड इन द बैंक्स. नाउ द पीपल हु वर देयर टू टेक अ लोन, दे वर नॉट एज मेनी, डिमांड फॉर मनी वॉज लो, लोन किसी को चाहिए नहीं था. तो क्या होता, फिर इंटरेस्ट रेट कम कर देता, लोन इंटरेस्ट रेट कम कर देता बैंक. तो अगर लोन इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा पूरा इकोनॉमी में. ठीक है, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो. ठीक है, तो फिर क्या करा आरबीआई ने बोला कि इंक्रीमेंटल सीआरआर लाते हैं. दैट मीन्स जो आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ हैं उसका लार्जर परसेंट यू विल हैव टू कीप विद द आरबीआई. ठीक है, तो लार्जर परसेंट अगर आरबीआई के पास ही रख दिया इन लोगों ने, तो यहाँ पे मनी सप्लाई कम हो जाएगा, लोन भी नए आसपास ही रहेगा, लोन का जो डिमांड रहेगा. सो दे वोंट हैव टू रिड्यूस दी लोन इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको. नेक्स्ट वील मूव ऑन टू क्वांटिटेटिव टूल्स. हाँ, जो LAF रेपो रेट्स, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में देख लेते हैं. ठीक है, RBI's liquidity adjustment facility. So now RBI's liquidity adjustment facility देख लेते हैं. वही liquidity adjustment facility के बारे में देख लेंगे. It is also a quantitative monetary policy tool. ठीक है, तो LAF में सबसे पहले there are 3 rates primarily. First of all we have the repo rate, then we have the reverse repo rate, और थर्ड क्या है, मार्केट रेपो रेट. ठीक है, तो रेपो रेट का देखते हैं. रेपो स्टैंड्स फॉर रीपर्चेज अग्रीमेंट. रीपर्चेज अग्रीमेंट. ठीक है, तो रेपो रेट इज बेसिकली एन इंटरेस्ट रेट at which RBI lends short term loans to banks
against government securities as collateral. ठीक है, सो बेसिकली अगर कोई बैंक है, नॉर्मल प्राइवेट बैंक टाइप या इवन इफ गवर्नमेंट बैंक या एसबीआई टाइप कुछ है, इसको अगर पैसे चाहिए, ठीक है, तो इसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? इट कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई क्या होता है? बैंकर्स बैंक होता है, आपको पता होगा, है ना, एनसीईआरटी में दिया है, इट इज द बैंकर्स बैंक। ठीक है, तो क्या करेगा? आरबीआई विल लेंड मनी टू द बैंक। सो जो लेंड करा है उसने मनी, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट आएगा, है ना। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा उसका? दैट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज द रेपो रेट। ये इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट रेट, दिस इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड एज द रेपो रेट। रेपो रेट या रीपर्चेज अग्रीमेंट का रेट, रेपो रेट। ठीक है, सो समझ गए आप लोग? तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ऐसे लोन टाइप ही चीज़ हो रही है। हाउएवर यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ करके एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट है, लोन डॉक्यूमेंट आप समझ लीजिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास थे, सॉरी, पहले तो बैंक के पास थे। बैंक ने क्या करा? आरबीआई को बेच दिया एंड उसकी जगह पैसे ले लिए। इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी था पहले, ठीक है, उसने दे दिया आरबीआई को, उसकी जगह पैसे मिल गए लोन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी अब। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली अगर लोन लेना होता है तो दे गिव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न। तो मनी अगर हमने लिया है किसी से, सो दे विल बी गिविंग सर्टन डॉक्यूमेंट्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न। देन बाद में क्या करते हैं? दे मेक एन अग्रीमेंट, रीपर्चेज अग्रीमेंट बनाते हैं कि दे विल अगेन परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैक फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, तो ये जो पड़ा है इसको हम वापस ले लेंगे आफ्टर अ सर्टन डेट, एंड दैट डेट विल बी द लोन का टाइम पीरियड। ठीक है, एंड दिस इंटायर थिंग इज नोन एज वो मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो क्या रहेगा? रेपो रेट, और उसको ही रेपो रेट बोलते हैं, रीपर्चेज अग्रीमेंट का रेट। ठीक है, तो इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज द कोलैटरल। ठीक है, कोलैटरल आपको पता होगा, कोलैटरल क्या होता है? कि इन केस इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कि अगर आपने ये नहीं पैसे नहीं दिए वापस, देन आई विल सेल दिस, है ना। तो जो हम लोग नॉर्मल वो लोन्स लेते हैं, जो नॉर्मल रिटेल लोन्स होते हैं, उसमें जैसे कभी कई बार प्रॉपर्टी इज केप्ट एज कोलैटरल। तो कोलैटरल का मतलब वो ये है कि समथिंग विच इज़ केप्ट एज सिक्योरिटी बाय द बैंक, कि अगर आपने नहीं दिया वापस, सो आई विल सेल दिस एंड गेट माई मनी बैक। तो सिमिलरली मैंने क्या बोला था, यहाँ से पैसे ले रहे हैं तो दे विल बी गिविंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज collateral. So in case this bank fails to return the money, तो क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई कैन ऑक्शन ऑफ दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू गेट इट्स मनी बैक इफेक्टिवली। ठीक है, ये कोलैटरल होते हैं। द क्लाइंट्स अग्री टू परचेज देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट अ फ्यूचर डेट एट अ हायर प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, तो हायर प्राइस क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट को अकोमोडेट करना है। सो रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिसी रेट एंड इट इज प्राइमरली यूज फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस इंटायर ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो बैंक्स कैन नॉट प्लेज एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर बोरोइंग दिस मनी। तो बेसिकली आपको पता है जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उसके अंडर द गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, द बैंक्स हैव टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो किस किस टर्म्स में रख सकते हैं? वी हैड जस्ट रेड अभी थोड़ी देर पहले ही, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हैं,
कैश रख सकते हैं, गोल्ड, ट्रेजरी बिल्स, STL बॉन्ड्स, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखा है, SLR कोटा में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ा है, दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कोलैटरल फॉर गेटिंग लोन्स ऑन रेपो रेट, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। SLR कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन नॉट बी प्लेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, वेट अ सेकेंड, बैंक्स कैन नॉट प्लेज, ठीक है। अभी LAF रिवर्स रेपो रेट को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll just see what all we need to remember from this paragraph. So first of all, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं रेपो रेट से जो मिलते हैं, ठीक है, दैट यू मस्ट बी नोइंग। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर द कोलैटरल। रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज पॉलिसी रेट। तो इसको लर्न कैसे करेंगे, रेपो, पोज से पॉलिसी, पॉलिसी रेट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन क्यों है, बिकॉज देखो इसको आप, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में, उसके लिए आई टेल यू अ ट्रिक। देखो जो RBI है वो क्या है, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक है ना। इसका काम क्या होगा, इनके पास तो बहुत पैसे होंगे आइडियली, सो इट विल बी द वन हु विल बी लेंडिंग आउट मनी, ठीक है। आइडियली क्या होगा, अगर बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, बैंकर्स बैंक है RBI, सो RBI विल बी द वन हु विल बी गिविंग मनी आउट, ठीक है। तो अगर जब ये ऑपरेशन हो रहा है, जब RBI पैसे दे रहा है कि आप रख लो, गिव मी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज नोन एज रेपो रेट, ठीक है। जब जो नेचुरली होना चाहिए जब वो हो रहा है, then it is known as repo rate. Whereas अगर RBI is the one who is receiving money, RBI को पैसे चाहिए अगर, and it is asking the it is selling government securities to other banks, then that is known as a reverse repo rate, because नेचुरल चीज़ नहीं हो रही है, बिकॉज RBI तो बड़ा सा बैंक है, उसके पास होने चाहिए आइडियली पैसे, तो पर नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट अ लर्निंग एड विच आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वो भी दिया है कि रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। फॉरवर्ड मतलब सीधा सीधा काम क्या हो रहा है, RBI के पास बहुत सारा पैसा है और वो किसी और को पैसे दे रहा है, ठीक है। तो वो सीधा काम है, दैट इज़ वाई रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन बोल देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट LAF रिवर्स रेपो रेट। सो एज आई टोल्ड यू, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, ऊपर का उल्टा हो जाएगा, दैट इज द बैंक्स विल गिव मनी टू द RBI, एंड RBI उसके रिटर्न में it will be giving government securities as the collateral, ठीक है। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो if a bank has surplus funds with itself, it will park that in RBI, and in return it will get some reverse repo rate. तो reverse repo rate is generally lesser than the repo rate, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे नेचुरली भी होता ही है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट रहता है दैट इज़ लोअर दैन द लोन रेट, इट इज़ लोअर दैन द रेट एट विच लोन्स आर गिवन, ठीक है। मैं इसको आपको ड्रॉ करके आई विल शो इट टू यू वंस। क्या होगा, इसने लोन लिया, अगर रिटेल लोन लिया, यहाँ बैंक से लोन नहीं लिया, इसने पैसे दिया और इसने लोन लिया, बी ने लोन लिया है, ए ने पैसे दिया है और बी ने लोन नहीं लिया है, ठीक है। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा दैट विल बी मोर देन यहाँ का, है ना, हमने पढ़ा था Z और Y करके, तो Z विल बी स्मॉलर देन Y परसेंटेज। सिमिलरली द सेम सिचुएशन विल बी एप्लीकेबल व्हेन इट कम्स टू RBI ऑल्सो। सपोज दिस इज RBI ने किसी को पैसे दिए है, एक बैंक को, बैंक बी को उसने पैसा दिया है, बैंक ए से पैसा लिया है ना। तो अगर बैंक बी को पैसा दिया है दैट इज द रेपो रेट, एंड बैंक ए से लिया है दैट इज द रिवर्स रेपो रेट, ठीक है।
the interest rate, that is the repo rate, will be higher than the reverse repo rate. ठीक है, नेचुरली सेम चीज़ होगी यहाँ पे भी. सो मार्जिन रहेगा इनके पास भी, सो दैट दे कैन सस्टेन देमसेल्व्स. ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है, रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल टू रेपो रेट माइनस X%. ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द मार्केट रेपो. मार्केट रेपो क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स between banks, NBFCs, and corporates with financial securities as the collateral. That is known as a market repo rate. ठीक है, तो ये दिस विल बी बिटवीन द बैंक्स. ठीक है, इसमें RBI इज नॉट इन्वॉल्व, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसे 2 या 3 बैंक्स के बीच में या NBFC एंड बैंक के बीच में अगर कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स हो रहे हैं, दैट विल बी नोन एज द इंटरेस्ट रेट विच इज़ यूज्ड देयर विल बी नोन एज अ मार्केट रेपो रेट, है ना. और इसमें रीपर्चेज अग्रीमेंट, रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है? रीपर्चेज अग्रीमेंट. तो इसमें रीपर्चेज क्या करेंगे? आइदर दे विल बी रीपर्चेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और मतलब कोलैटरल क्या रहेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स एट्सेट्रा. ठीक है, सो एनी ऑफ दीज थिंग्स कुड बी ट्रेडेड. ठीक है, सो दीज 3 थिंग्स यू शुड बी रिमेम्बरिंग प्रॉपरली. और इनको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. सो डू रिमेंबर दिस नेम. इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग? इसका लिटरल मीनिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब लिक्विडिटी को एडजस्ट करना. मतलब क्या हुआ? जो मनी सप्लाई है पूरे इकोनॉमी में, उसको एडजस्ट करना. दैट इज एडजस्टिंग द मनी सप्लाई. ठीक है, तो मनी सप्लाई एडजस्ट करने का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन और जो भी इवन डिफ्लेशन और ये सब चीज़ें कंट्रोल करने को हम लोग ये बोलेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट. ठीक है, एंड क्या करते हैं हम लोग यूज़ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? वी यूज़ क्वांटिटेटिव टूल्स सच एज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एट्सेट्रा. ठीक है, सो दिस थिंग इज डन. नेक्स्ट क्या दिया है? करंट रेपो वर्सेस न्यूट्रल और टर्मिनल रेपो रेट. तो देखो, रेपो रेट के बारे में अभी वी जस्ट रेड के करंट रेपो रेट दैट इज़ द प्रेजेंट रेपो रेट सेट बाय RBI. तो अभी जैसे 2024 में 6.5% था. ठीक है, देन वी लुक एट नेक्स्ट टर्म, न्यूट्रल और टर्मिनल रेपो रेट. इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जो इट इज़ द थ्योरेटिकल रेपो रेट एट विच इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड. सो अगर इतना रेपो रेट होता, देन इन्फ्लेशन वुड बी बिल्कुल 2 to 6% लिमिट के बीच में ही रहेगा. मतलब आइडियल इन्फ्लेशन शुड बी बिटवीन 2 to 6%. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस अर्लियर, है ना. तो इस रेंज में रहेगा इन्फ्लेशन, प्लस फुल अप एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो बी देयर. ठीक है, तो ऐसा जो रेपो रेट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल और टर्मिनल रेपो रेट. ठीक है, सो RBI अवॉइड्स इंक्रीजिंग रेपो रेट बियॉन्ड दिस लेवल टू प्रिवेंट रिड्यूस्ड लोन डिमांड एंड स्लोअर GDP ग्रोथ. नो ऑफिशियल टारगेट और नंबर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय RBI. अगर इससे भी ज़्यादा अगर वी डू द इंक्रीज द रेपो रेट बियॉन्ड दिस न्यूट्रल और टर्मिनल रेपो रेट, तो क्या हो जाएगा? उसके बाद में इन्फ्लेशन विल डिक्रीज इवन फर्दर, है ना. देखो क्या होता है बेसिकली, मैं इसको आपको आई अगेन एक्सप्लेन दिस टू यू वाया एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नहीं, वाया डायग्राम. तो ये बैंक ए है. बैंक ए ने लिया है लोन RBI से. ठीक है, किस चीज़ पे? रेपो रेट पे ले लिया है इन्होंने. ठीक है, तो अभी क्या करेगा RBI कैन कंट्रोल दिस रेपो रेट, है ना. तो इनके पास पैसे आ गया RBI से. अभी इन केस देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस आर वेरी हाई इन द इकोनॉमी. तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्राइस क्या करना पड़ेगा RBI को? मनी सप्लाई डिक्रीज करना पड़ेगा इकोनॉमी में. पैसे कम कर देंगे तो डिमांड भी कम हो जाएगा. ठीक है,
तो फिर उस अपने आप प्राइसेस विल रिड्यूस। ठीक है, तो मनी सप्लाई कम करने के लिए क्या करेंगे वो लोग, महंगा कर देंगे रेपो रेट विल इंक्रीज। ठीक है, रेपो रेट अगर बढ़ा दिया देन मनी विल बिकम वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो दैट विल कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे, जो अगर इन्फ्लेशन को हमें कम्बैट करना है देन रेपो रेट विल बी इंक्रीज्ड बाय द आरबीआई। सिमिलरली अगर आरबीआई को लग रहा है कि अच्छा इन्फ्लेशन तो कंट्रोल्ड है बट वो डिफ्लेशन और वो सब होना लग गया है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है मतलब कि क्या हुआ है, मनी जो है इकोनॉमी में वो कम है, मनी सप्लाई कम है, तो क्या करेगा वो रेपो रेट कम कर देगा। देयरफॉर जो बैंक ए है उसको सस्ते पैसे पे मिल जाएगा, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, सो मनी सप्लाई इन द कंट्री विल इंक्रीज। सो अगर मनी सप्लाई बढ़ गई देन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज लोगों के पास पैसा आ जाएगा सो दे कैन एम्प्लॉय मोर पीपल टू डू देयर जॉब्स। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ये कर रहा है आरबीआई बेसिकली। तो अभी क्या है, हम लोग थ्योरेटिकल रेपो रेट या जो न्यूट्रल या टर्मिनल रेपो रेट को देखते हैं। न्यूट्रल या टर्मिनल रेपो रेट क्या रहेगा, अगर हमारा ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को हमको कंट्रोल करना है, सो देयर विल बी अ रेपो रेट वेयर इन क्या होगा, एक तो इन्फ्लेशन भी सबसे बढ़िया रहेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगी। ठीक है, एक ऐसा कोई स्वीट स्पॉट रहेगा रेपो रेट का, स्वीट स्पॉट रहेगा जहाँ पे इन्फ्लेशन विल बी विद इन द लिमिट्स, जो डिज़ायर्ड लिमिट है उसमें, और देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस वाले जो रेपो रेट है उसको हम लोग न्यूट्रल या टर्मिनल रेपो रेट बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब दोनों साइड से इक्वल चीज़ हो रही है, टर्मिनल मतलब इसके आगे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हमने उससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया रेपो रेट देन इन्फ्लेशन विल अकर। ठीक है, या फिर वही लोन के डिमांड कम हो जाएंगी, स्लोअर जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा, है ना। अगर इससे अगर ज़्यादा कर दिया हमने रेपो रेट को तो क्या होगा, पैसे बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं आरबीआई को, है ना। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टू कंट्रोल हमने क्या करा था, रेपो रेट बढ़ाया था। अगर और हमने अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा, पैसे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे तो रिसेशन आ जाएगा, है ना। अगर हम ज़्यादा बढ़ाते रहे देन रिसेशन विल कम। रिसेशन में क्या होता है, सब कुछ इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, सो डिमांड विल रिड्यूस। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, जो थ्योरेटिकल रेपो रेट या टर्मिनल रेपो रेट है उससे ज़्यादा हम करते नहीं हैं। आरबीआई अवॉइड्स इंक्रीजिंग द रेपो रेट बियॉन्ड दिस लेवल टू प्रिवेंट रिड्यूस्ड लोन डिमांड एंड स्लोअर जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो रिसेशन में क्या होता है, स्लोअर जीडीपी ग्रोथ होती है, तो वही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है नो ऑफिशियल टारगेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द आरबीआई। फिर नायरू क्या है, हाँ, नायरू stands for non-accelerating inflation rate of unemployment. So it is basically an economic concept related to unemployment and it is not an interest rate. ठीक है, तो अगर हम अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। नायरू स्टैंड्स फॉर नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो इसको मैं वैसे ही थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे दे देती हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। नायरू को यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज़ द specific unemployment rate below which inflation tends to rise। ठीक है,
तो अगर आपको पता होगा, फिलिप्स कर्व के बारे में पता होगा। फिलिप्स कर्व क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द, वेट आई टेल यू, हमने अभी शायद पिछले वीडियो में पढ़ा था। फिलिप्स कर्व, it gives us the relationship between unemployment and इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है मतलब इन्फ्लेशन कम है। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट विल बी लो। ठीक है, क्यों, इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब प्राइसेस ज़्यादा है, प्राइसेस ज़्यादा है मतलब लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं तो वो नौकर नौकर रख लेंगे, नौकर तो नहीं मतलब ज़्यादा लोगों को जॉब्स पे रख लेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ भी बनता है, यू शुड बी नोइंग दिस, ऐसे करके रहता है, पैराबोला इनवर्स, ये ऐसे रहता है। ठीक है, नायरू क्या होता है, इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेयर द इन्फ्लेशन रिमेन्स स्टेबल। है ना, इसमें क्या होगा, अगर बिलो विच, अगर इस वाले अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कम जाएंगे देन इन्फ्लेशन विल राइज। ठीक है, तो वो एक स्टेबल पॉइंट रहेगा जिसके बिलो वी शुड नॉट गो आइडियली। ठीक है, कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिलो विच इन्फ्लेशन विल राइज। ठीक है, सो इट इज नॉट एन इंटरेस्ट रेट, इट इज समथिंग related to unemployment. नायरू, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बारे में वील स्टडी लेटर इन कमिंग अप चैप्टर। दिस इज मृणाल सर्स नोट्स, तो उनमें जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कवर किया है उसमें आप वो अच्छे से दिया है नायरू। ठीक है, next we'll be looking at repo में there are certain special windows which had been brought up under the आत्मनिर्भर भारत अभियान। है ना, उस पॉलिसी के अंडर कुछ और रेपो रेट्स लाए थे, there were certain special repo rates which were brought and we'll be reading about those. नाउ दी स्पेशल विंडोज़ के थोड़े से नाम देख लो। TLTRO था एक, और एक है SLTRO। देन देर आर ऑल्सो सम ऑन टैप विंडोज़ विच वर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर COVID-19। सो TLTRO स्टैंड्स फॉर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, similarly SLTRO stands for special long term repo operations। बस इनका you should know the full forms of these, they are not important from the exam perspective because बहुत पुरानी न्यूज़ हो गई है। ठीक है, so this is not very important। next we'll look at variable rate reverse repo। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट देख लेते हैं, VRRR बोलते हैं इसको। ठीक है, सो फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस। यहाँ पे क्या होता है, द इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड बाय द RBI इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फैक्ट दैट द रेपो रेट इज बीइंग फिक्स्ड बाय RBI फिक्स्ड रेपो रेट के केस में। ठीक है, और वही ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज़ टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। है ना, आपको पता है, आई हैड शोन दैट टू यू वाया डायग्राम ऑल्सो। अगर रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, द बैंक इज गिविंग मनी टू RBI। है ना, रिवर्स चीज़ मतलब उल्टी चीज़ हो रही है, हमारे जो हम लोग सोचते हैं उससे उल्टा हो रहा है। हमारे हिसाब से बैंक को देना चाहिए पैसे RBI को, क्योंकि RBI इज सच अ बिग बैंक, इट विल बी हैविंग सच लॉट ऑफ मनी। बट रिवर्स रेपो में उल्टी चीज़ हो रही है, रिवर्स रेपो रेट में द बैंक ए विल बी गिविंग मनी टू RBI। ठीक है, RBI को पैसे दे रहा है, तो अगर RBI को पैसा देगा तो इकोनॉमी में, इकोनॉमी मतलब ऐसे और भी बैंक्स रहेंगे, ऑल ऑफ देम विल बी गिविंग मनी टू RBI। है ना, तो पूरे इकोनॉमी में द अमाउंट ऑफ मनी विल डिक्रीज, देयरफॉर मनी सप्लाई विल डिक्रीज। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे। देन क्या दिया है, RBI डिस्क्रिशन, RBI कैन रिजेक्ट डिपॉजिट्स एट इट्स डिस्क्रिशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन इफ जैसे बैंक ए मनी ऑफर करे बट
आरबीआई हैज़ द प्रेरोगेटिव टू रिजेक्ट इट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसने दिया है तो इट हैज़ टू कीप दैट मनी, आरबीआई कैन रिजेक्ट इट। ठीक है, फिर है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। अभी इसमें क्या था, द रेपो रेट या जो इंटरेस्ट रेट है एट विच दे विल बी अर्निंग इंटरेस्ट, इन्होंने पैसा दिया है तो दे विल बी गेटिंग सम इंटरेस्ट रेट व्हेन दिस मनी इज रिटर्न्ड, है ना। सो दैट इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, वेर एज वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो में क्या होता है, एन ऑक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ऐसे इफ देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ बैंक्स हु वांट टू पार्क देयर मनी इन आरबीआई, ए बी सी डी ऐसे करके बहुत सारे बैंक हैं, पर आरबीआई को इतना सारा पैसा चाहिए नहीं है, उसको थोड़ा सा ही पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, दे विल कम अप विद वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, मतलब दे विल कम अप विद एन ऑप्शन वेरिन जिसमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है आरबीआई को, उसको ले लेंगे वो लोग, है ना। तो ऑप्शन होगा कि सबसे कम, इट विल ट्राई टू सी के सबसे कम इंटरेस्ट रेट किस कौन से बैंक को देना पड़ रहा है, एंड उस वाले बैंक से दे विल टेक अप मनी। ठीक है, सो इट वेरीज बेस्ड अपॉन ऑप्शन बिड्स, एंड वही ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस द मनी सप्लाई, एंड आरबीआई डिस्क्रिशन पे इट कैन ऑल्सो रिजेक्ट डिपॉजिट्स। ठीक है, तो बस इतना ही है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो में। ठीक है, नेक्स्ट वील लुक एट मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव टूल्स में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को देख लेते हैं। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अगेन एन इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई lends short term loans to scheduled commercial banks and regional rural banks। बस इसमें डिफरेंस क्या है रेपो रेट और इसमें, इसमें एसएलआर कोटा के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना, उसको भी कोलैटरल जैसे रख सकते हैं। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ये बैंक है, रेपो रेट के केस में क्या होता है, बैंक इज़ द वन बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई, ये हमारे अकॉर्डिंग नेचुरल चीज़ हो रही है बिकॉज आरबीआई के पास बहुत पैसा है ना, तो आरबीआई से बैंक इज आस्किंग फॉर मनी। इन रिटर्न फॉर दिस वो लोग क्या प्लेज करते हैं, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एज अ कोलैटरल दे देते हैं आरबीआई को। ठीक है, हाउ एवर दिस विल बी कोलैटरल, यहाँ लिख लो। जो हमारा रेपो रेट के केस में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, दे शुड नॉट बी जी सेक गवर्न आई एम सॉरी, दे शुड नॉट बी एसएलआर कोटा वाले, है ना। एसएलआर कोटा वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं होने चाहिए। एसएलआर कोटा क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज सर्टन अमाउंट ऑफ द एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, टाइम लाइबिलिटीज, दे हैव टू बी हेल्ड बाय द बैंक्स विद देमसेल्व्स इन इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, उसको हम लोग एसएलआर कोटा बोलते थे, है ना। उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं किसी भी बैंक के पास, दैट कैन नॉट बी यूज एज अ कोलैटरल फॉर गेटिंग मनी ऑन रेपो रेट। ठीक है, however there is another provision that exists। अगर ये बैंक ए है, इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कम है एंड इट वांट्स टू प्लेज इट्स एसएलआर कोटा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देन क्या रहेगा, रेपो रेट नहीं, यहाँ पे रेपो रेट रहेगा, इस केस में रहेगा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, सो इसमें क्या रहेगा, जो हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसने प्लेज करी है, that will be that will not necessarily be एसएलआर कोटा, मतलब वो एसएलआर कोटा की हो सकती हैं। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स against their SLR quota government securities as collateral। So अभी one more important thing that you should be knowing is that marginal standing facility is greater than the repo rate। ठीक है, ये आप याद रखो बिकॉज ये थोड़ा सा पीनलाइज तो करेंगे वो लोग, क्योंकि यहाँ पे वो लोग एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को प्लेज कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, इनको थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो एसएलआर कोटा भी ऑब्जर्व करा है अच्छे से, दे हैव अच्छे से दे हैव ऑब्जर्व्ड द एसएलआर कोटा एंड दे आर गिविंग collateral from other जो others government securities which they have। ठीक है, so that is why these persons will have to be penalized थोड़ा सा, that is why
जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज मोर देन रेपो रेट, ठीक है। और यूजुअली 0.25% का डिफरेंस होता है दोनों में, 0.25% ज़्यादा होता है MSF एज कम्पेयर टू रेपो रेट, ठीक है। इसका नाम कैसे लर्न करेंगे आप लोग, देखो ऊपर क्या था, रेपो रेट को हम लोग क्या बोल रहे थे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि लिक्विडिटी क्या है इस केस में, जो मनी सप्लाई है उसको एडजस्ट करना, मतलब इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना, ठीक है, वो काम है। दैट इज़ वाई लिक्विडिटी या मनी सप्लाई इज बीइंग कंट्रोल्ड वाया द रेपो रेट्स, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब चीज़ें है ना। एंड इन दिस केस द नेम इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, मार्जिनल चीज़ है ये। इसका वैसे तो आई डू नॉट सी एनी डायरेक्ट लिंक, बट इसको बस ऐसे ही लर्न कर लो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होगा, जो गवर्न SLR कोटा की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं दोज कैन बी प्लेस्ड एज कोलैटरल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बैंक रेट, है ना, एंड वी विल बी सीइंग अ कंपैरिजन बिटवीन बैंक रेट, MSF एंड रेपो रेट, ठीक है। MSF एंड रेपो रेट वी हैव ऑलरेडी डन, नाउ वी लुक एट बैंक रेट ऑल्सो, MSF, रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है। तो बैंक रेट अभी अब बताना मेरे को, CRR किसके अंडर करते थे हम लोग, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंडर, एंड SLR किसके अंडर होता था, अंडर RBI एक्ट ऑफ 1934। नाउ जो बैंक रेट है दैट इज अगेन अंडर RBI एक्ट ऑफ 1934, ठीक है। और जो ये है रेपो रेट 2000 में, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कब इंट्रोड्यूस करा था, 2011। वील हैव टू लर्न दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। तो वील कम बैक टू दिस, आई विल गिव यू सम ट्रिक टू लर्न दिस, ठीक है। अब परसेंटेज रेट देख लेते हैं, बैंक रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जितना ही होता है, ठीक है। और MSF कितना होता है, रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा, यूजुअली 0.25% ज़्यादा। एंड जो रेपो रेट है इट इज़ सेट बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इट इज़ एम्ड एट कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। बैंक रेट में कौन कौन लोग बोरो कर सकते हैं पैसे, बैंक्स, MSF में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में अगेन बैंक्स, देन रेपो रेट में उसमें बहुत सारी चीज लोग कर सकते हैं, बैंक्स, नॉन बैंक्स, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखो बैंक रेट, MSF, इन सब चीज़ों में ओनली बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम RBI, whereas when it comes to the repo rate, we have banks, we have non-banking entities, then union and state government, all of these can borrow money from RBI, ठीक है। नेक्स्ट है कोलैटरल रिक्वायर्ड, सो बैंक रेट में इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन RBI, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन RBI वेदर और नॉट कोलैटरल विल बी रिक्वायर्ड और नॉट, ठीक है। MSF में क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज SLR कोटा वाली, है ना, और रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स विच आर नॉट फ्रॉम द SLR कोटा, ठीक है। नेक्स्ट है लोन ड्यूरेशन, लोन ड्यूरेशन बैंक रेट का क्या है, इट इज़ लॉन्गर दैन द रेपो रेट, है ना। लोन ड्यूरेशन फॉर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेपो रेट वाला रहता है वो अबाउट 14 डेज के लिए रहता है, जो रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब का जो लोन का जो टाइम पीरियड रहता है इट इज़ फ्रॉम ओवरनाइट टू 14 डेज, again for MSF also overnight to 14 days, whereas for bank rate it is longer than repo rates, ठीक है। So that is one major factor which differentiates it from the other rates, ठीक है। then है primary utility, प्राइमरी यूटिलिटी क्या है बैंक रेट की, इट इज़ यूज फॉर पेनल्टी ऑन बैंक्स। सो फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी बैंक, इफ द बैंक डज नॉट फॉलो सर्टन रूल्स और रेगुलेशन, देन इन ऑर्डर टू पुट अ पेनल्टी ऑन दोज बैंक्स, RBI क्या बोलेगा उनको, इट विल इम्पोज अ बैंक रेट प्लस कुछ करके वो इम्पोज कर सकता है एज अ पेनल्टी, ठीक है। तो पेनल्टी कैलकुलेट करने के लिए प्राइमरीली बैंक रेट को यूज़ करते हैं। देन
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का क्या है, इट इज़ यूज फॉर इमरजेंसी बोरोइंग एंड रेपो रेट इज़ यूज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अभी हमें क्या क्या लर्न करना है इसमें, ये सब तो चीज़ें लर्न हो गई होंगी नीचे की, वी नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट, ईयर्स लर्न करने हैं हमको। सो जो बैंक रेट है वो एसएलआर के साथ में ही इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अभी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड रेपो रेट को कैसे करेंगे। देखो रेपो रेट, रेपो में ओ है, ओ से 2000 का 000, ठीक है, ओ रेपो रेट। ठीक है, वैसे करके लर्न कर लो, है ना, रेपो का ओ। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का स्टैंडिंग, स्टैंडिंग क्या है, 11 दो चीज़ें स्टैंड कर रही है ना, तो 11 वंस आर स्टैंडिंग, है ना, और वर्टिकली खड़े हैं तो स्टैंडिंग वैसे लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, 2011 के दो वंस आर स्टैंडिंग वर्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव टूल्स अगेन, स्टैंड एस डी एफ, एस डी एफ स्टैंड फॉर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, सॉरी अबाउट दिस। हाँ, तो हमने क्या करा था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कर लिया था, अभी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पढ़ रहे हैं। सो इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू रिवर्स रेपो रेट विदाउट कोलैटरल्स। ठीक है, जैसे एमएसएफ क्या था, रेपो रेट बट विद कोलैटरल्स हैविंग एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एसडीएफ स्टैंड्स फॉर रिवर्स रेपो रेट विदाउट कोलैटरल्स। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। Standing deposit facility was proposed by Urjit Patel Committee in 2013 and it was added to RBI Act in 2018. So again this year is also important. तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, है ना, तो यहाँ ऐसे कर लो, स्टैंडिंग डिपॉजिट facility, do not compare it with do not confuse it with marginal standing facility। यहाँ का जो स्टैंडिंग है उसका हम एस लेंगे और उसको थोड़ा सा और ऐसे कर देंगे, तो क्या बन गया 8, तो 2018 का 8 बन गया। ठीक है, वैसे करके लर्न कर लो। इसमें क्या है, द क्लाइंट्स डिपॉजिट एक्सेस मनी in RBI and earn an interest rate and no collateral is required from RBI unlike in reverse repo rate। ठीक है, so it helps control inflation by absorbing excess liquidity without pledging government securities। तो reverse repo rate में क्या होता था, ये बैंक है ए, इसने क्या किया, इसने पैसे दिए हैं आरबीआई को, सो आरबीआई इज द वन मोरिंग मनी, है ना, आरबीआई को पैसा दिया है तो आरबीआई ने इन रिटर्न क्या करा, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ा है इसके पास आरबीआई का। एंड व्हाट इज दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट इज द कोलैटरल गिवन बाय आरबीआई, कोलैटरल गिवन बाय आरबीआई। ठीक है, तो ये होता था हमारा किस केस में, रिवर्स रेपो के केस में। अभी जो ऐसे रिवर्स रेपो, ठीक है, अभी है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसके केस में क्या होगा, अगेन वी हैव ए, बैंक ए है, इसने अगेन किसको दिया है पैसे, पैसे दिया है आरबीआई को। नाउ बट क्या होगा इसमें, आरबीआई विल नॉट हैव टू गिव एनी कोलैटरल। ठीक है, तो यहाँ पे देयर विल बी नो कोलैटरल इन्वॉल्व, नो कोलैटरल गिवन बाय आरबीआई। ठीक है, तो ये कब काम होगा, जब काम आएगा, जब बहुत ज़्यादा सपोज कभी इन्फ्लेशन हो जाए इकोनॉमी में, तो बहुत ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में है ना, तो आरबीआई क्या बोलेगा, आप लोग सब लोग पैसा यहाँ पे पार्क कर दो एंड इन रिटर्न आई वोंट बी गिविंग यू एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिकॉज मेरे पास है नहीं अभी और बहुत जल्दी का काम करना है। सो आप लोग क्या करो, बहुत सारा पैसा पार्क इट इन आरबीआई। ठीक है, सो एक्सेस लिक्विडिटी अगर अब्जॉर्ब करनी है आरबीआई को, दैट इज़ व्हेन this facility is used, standing deposit facility। ठीक है, so no collateral is required unlike in reverse repo rate। बस इतना ही है इसमें, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज
सिमिलर टू रेपो रेट, बट वहाँ पे कोलैटरल क्या रहेगा, गवर्नमेंट एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। एंड वेर एज इन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इट इज सिमिलर टू रिवर्स रेपो रेट। एंड इधर क्या रहेगा, यहाँ पे वही दिया है, उधर क्या रहेगा, इधर कोई कोलैटरल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है। वेट, आई विल ऑल्सो मेक अ स्मॉल टेबल फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इट इज सिमिलर टू रेपो रेट, ठीक है। एंड हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इट इज सिमिलर टू रिवर्स रेपो रेट। इसको लर्न कैसे करेंगे, एम के बाद एस आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अगर हम देखें अल्फ़ाबेटिकली एम के बाद में एस आता है ना, तो दैट इज़ वाई पहले रेपो रेट आएगा, देयरफॉर रेपो फर्स्ट आएगा और उसके बाद में वील हैव रिवर्स रेपो आर आर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज सिमिलर टू रेपो एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज सिमिलर टू रिवर्स रेपो। यहाँ पे कोलैटरल क्या रहता है, कोलैटरल विल बी एसएलआर कोटा जीसेक, और यहाँ पे नो कोलैटरल, नो कोलैटरल, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, वी लुक एट दिस टेबल ऑल्सो वंस। हाँ, तो टूल क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। सो इनका डेटा दिया है 2023 का, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस एट ऑल, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या थी तब, 6.75%, रेपो रेट कितना था 6.5%, रिवर्स रेपो रेट क्या था 3.35%, और एस डी एफ वॉज फिक्स्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट विल बी मोर देन रिवर्स रेपो रेट। Similarly, I had also told you that MSF will be more than repo rate. Why? Because थोड़ा सा पेनल्टी तो लगना चाहिए, क्योंकि एसएलआर कोटा वाले लगा रहा है, ठीक है। सिमिलरली वाई वॉज रेपो रेट मोर देन रिवर्स रेपो रेट, बिकॉज इट हैज़ टू सस्टेन इट सेल्फ, आरबीआई हैज़ टू सस्टेन इट सेल्फ सिमिलर टू बैंक्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में लेंडर कौन है सब केसेस में, देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वैसे तो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू यू वाया द डायग्राम्स ऑल्सो, बट स्टिल अगेन विल रीड इट। लेंडर, एमएसएफ और रेपो रेट दोनों सिमिलर है, इन दोनों केसेस में आरबीआई इज द वन लेंडिंग, whereas in case of standing deposit facility and reverse repo rate, the banks and NBFCs are the ones lending, ठीक है। नेक्स्ट है बोरोअर कौन है, वो इसी का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कौन कर रहा है बोरो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड आरआरबीज ओनली, वेयर एज रेपो रेट के केस में बैंक्स एंड सम एनबीएफसीज, और यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट के केस में आरबीआई, बोथ केसेस में, ठीक है। अभी यू नीड टू रिमेंबर दिस पोर्शन अच्छे से, ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बैंक्स है, यहाँ पे भी बैंक्स है, दिस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, and regional rural banks only. NBFCs are not included when it comes to marginal standing facility, ठीक है। you need to remember this। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, मतलब मार्जिनल पीपल आर ओनली गिवन द लोन्स, मतलब ठीक है, मार्जिनल, ऐसे बस लर्न करने के लिए मैंने एक वो बनाया है, मार्जिनल पीपल आर ओनली, पीपल या जो भी आर ओनली गिवन द लोन्स, मतलब सबको नहीं दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे बैंक्स और एनबीएफसी सबको दे रहे हैं, यहाँ पे ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को दे रहे हैं लोन, ठीक है। नेक्स्ट है कोलैटरल रिक्वायर्ड, देखो बस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज द वन विच डज नॉट रिक्वायर एनी कोलैटरल, बाकी सब में अ कोलैटरल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वी ऑलरेडी रेड अबाउट दिस ईयर, है ना, ये मैंने जो बनाया है यहाँ पे अच्छे से मैं लिख देती हूँ येलो पेन से। I'll write it on this side instead.
सो इसके केस में क्या होगा, एमएसएफ और रेपो वाले केस में देयर विल बी एसएलआर कोटा government securities as collateral. Whereas in the case of this one, SDF and reverse repo rate, इसके केस में क्या होगा, there will be no collateral. मतलब SDF के केस में there will be no collateral और MSF के केस में there will be ये SLR कोटा वाले collateral रहेगा उसमें, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटी अवेलेबल एट, तो वेयर इज दिस फैसिलिटी अवेलेबल, ये वो क्लाइंट के डिस्क्रिप्शन पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और आरआरबीज में अवेलेबल है. रेपो रेट कहाँ, आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई और एसडीएफ इज एट क्लाइंट्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है. आई एम, मेरे को इतना ये पता नहीं है, समझ नहीं आया है, बट ठीक है, जस्ट रीड दिस अ कपल ऑफ टाइम्स एंड यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट, ठीक है. जो स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं दोनों ही, एमएसएफ और एसडीएफ दोनों हैं क्लाइंट्स डिस्क्रिप्शन पे, और बाकी जो है दोनों वो हैं आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, मैं समझ गई, ठीक है. तो ये आप याद रखना, जो दोनों स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं, बोथ ऑफ देम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बोथ द स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ आर एट क्लाइंट्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये आप याद रखना. नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलिसी कॉरिडोर और एलएएफ कॉरिडोर और मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर, ठीक है. तो पॉलिसी कॉरिडोर में वी विल बी लुकिंग एट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, ठीक है, एलएएफ कॉरिडोर या पॉलिसी कॉरिडोर. तो होता क्या है, इट रेफर्स टू द रेंज बिटवीन आरबीआईज की इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है. तो 2022 अप्रैल तक क्या होता था, एमएसएफ और रिवर्स रेपो रेट के बीच में जो डिफरेंस था उसको हम लोग बोलते थे एमएसएफ, रेपो और रिवर्स रेपो रेट. बेसिकली एमएसएफ और रिवर्स रेपो रेट के बीच में जो भी डिफरेंस था दैट वाज नोन एज द पॉलिसी कॉरिडोर, या पूरा विड्थ बोलते थे, टोटल विड्थ ऑफ द कॉरिडोर, ठीक है. बट आफ्टर अप्रैल 2022 पॉलिसी कॉरिडोर बिकेम द विड्थ बिटवीन MSF, repo rate and SDF. SDF stands for Standing Deposit Facility. किसके इक्विवेलेंट नहीं, मतलब सिमिलर था, रिवर्स रेपो रेट की सिमिलर होता था, बट हाउ एवर इट हैज़ स्लाइटली, देखो रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, बैंक विल बी गिविंग मनी टू आरबीआई, है ना. तो एसडीएफ में सिंस देयर इज़ नो कोलैटरल, तो वो रेपो रेट से तो कम रहेगा. आई डू नॉट नो द रिवर्स रेपो और एस डी एफ में मेरे को ऐसा रिलेशनशिप नहीं पता कि इनमें से ज़्यादा ऊपर कौन रहेगा, बट जस्ट रिमेंबर दिस कि आफ्टर 2022 एम एस एफ, रेपो एंड एस डी एफ के बीच में जो भी रेंज था दैट वाज नोन एज द पॉलिसी कॉरिडोर, ठीक है. एंड टोटल विड्थ कितनी होती है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना टोटल विड्थ रहेगा, यहाँ तक 0.5% इन दिस केस, ठीक है. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट सिस्टम लेवल लिक्विडिटी. लिक्विडिटी इन द सिस्टम क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर है दैट मीन्स सरप्लस लिक्विडिटी है, एंड इफ इट इज़ अ नेगेटिव नंबर देन इट इज़ नोन एज द डेफिसिट लिक्विडिटी, ठीक है. सरप्लस लिक्विडिटी या पॉजिटिव नंबर मतलब एक्सेस मनी इन द सिस्टम, नेगेटिव नंबर या डेफिसिट लिक्विडिटी मतलब शॉर्टेज ऑफ मनी इन द सिस्टम. क्या है, 23 का ट्रेंड दिया है इसमें कि डेफिसिट होता था इतने करोड़ रुपीज़ का, एज आरबीआई हैज़ रिड्यूस्ड, सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है.
नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. दे आर प्राइमरली टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव repo OMOs, that is repo rate related open market operations, and then we used to have outright OMOs. ठीक है, तो repo OMO में क्या होगा, RBI will buy or sell government security with the promise of repurchase. मतलब वही जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में होता है ना कि कोलैटरल के लिए दे यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो उसी की बात हो रही है. एंड आउटराइट OMO क्या होगा, आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन. दैट मीन्स कि बिल्कुल ही बाय एंड सेल कर देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के विदाउट एनी प्रॉमिस टू बाय देम बैक. मतलब कोलैटरल जैसे नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, बट रादर दे विल बी सेलिंग स्टफ, सेलिंग इंस्टेड ऑफ लोन. यहाँ पे इंस्टेड, सेलिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन्स. ठीक है, रेपो में क्या होता था, रीपर्चेज अग्रीमेंट. दैट मीन्स कि effectively they were taking a loan and they were giving government securities as collateral, whereas in the case of outright open market operations वो असली में बेच देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को. ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ठीक है, नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस को ये अच्छे से देख लेते हैं. So these are basically monetary tools of RBI as I said. तो क्या होगा अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन में इफ़ RBI इज बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसका मतलब क्या है, और सेलिंग का मतलब क्या हुआ. देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे सपोज RBI है और ये है ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ये सर्कल. ठीक है, तो RBI क्या कर रहा है, अगर वो देख रहा है कि जो ये इकोनॉमी में ग्रीन पैसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दैट मीन्स इन्फ्लेशन इज राइजिंग. हाँ, मतलब मनी सप्लाई बढ़ गई तो इसको क्या करना पड़ेगा, इट विल हैव टू अब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अब्जॉर्ब दिस एक्सेस लिक्विडिटी व्हाट विल RBI डू, इट विल वांट के मनी उसके पास आ जाए पूरा इकोनॉमी से, है ना. सो हाउ कैन दैट बी डन, ही RBI कैन सेल, हाँ, इट कैन सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ये हो जाए. ठीक है, तो क्या करेगा, पैसे ले लेगा वो, एंड इन रिटर्न फॉर दिस मनी इट विल बी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, ये इन्फ्लेशन का केस हो गया. गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया और पैसा ले लिया, तो पैसे लेने से द मनी सप्लाई हैज रिड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. नाउ व्हेन वी लुक एट द अदर केस, अभी RBI है, ये दिस इज द इंटायर इकोनॉमी, है ना. तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसेशन टाइप कुछ सिचुएशन बन रही है. सपोज यहाँ पे पूरा रिसेशन चल रहा है इकोनॉमी में, है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई, रिसेशन इज गोइंग ऑन. सो व्हाट विल RBI डू, अगेन RBI विल कैरी अ ओपन मार्केट ऑपरेशन. उसमें क्या होगा, इट विल बी गिविंग बैक दिस मनी, मनी को इंजेक्ट करेगा इकोनॉमी में. एंड हाउ डू यू इंजेक्ट मनी इन द इकोनॉमी, बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करा तो उसकी जगह पैसे देगा वो, है ना. सो ऑटोमेटिकली मनी विल एंटर द इकोनॉमी. ठीक है, सो बस यहाँ पे यही दिया हुआ है, RBI बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंक्रीजेज मनी सप्लाई, दस इंजेक्ट्स लिक्विडिटी, and it decreases money supply by selling government securities, so absorbs liquidity. ठीक है, then we'll talk about market stabilization scheme. इसमें क्या है, RBI sells special government securities, treasury bills and cash management bills to absorb excess liquidity. ठीक है, तो अगेन वही चीज़ है, ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में भी क्या ये वाली चीज़ हो रही है, इट इज़ ट्राइंग टू अब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी, मतलब ये वाला, है ना. तो उसमें क्या होगा,
वही इट विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स टू अब्जॉर्ब दिस. सो इसको भी हाईलाइट कर लो. ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन. स्टेरिलाइजेशन या फॉरेक्स स्वैप में क्या होता है? इट इज़ यूज टू कंट्रोल करेंसी रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी के लिए. ठीक है, तो इसके बारे में वील रीड लेटर. यहाँ पे हाँ ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में दिया है. सो वही स्टेरिलाइजेशन और फॉरेक्स स्वैप में क्या है? इट इज़ यूज टू कंट्रोल करेंसी एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी. ठीक है, एंड उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट ऑपरेशन ट्विस्ट. तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी में बस वही होगा. जैसे सपोज द मैं से बता देती हूँ आपको. रुपी और डॉलर का हमको वी वांट टू इफ द आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी वर्सेस डॉलर. तो क्या करेगा? सपोज देयर इज अ लॉट ऑफ रुपी इन द मार्केट, है ना. तो अपना इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रुपी पड़ा है. ठीक है, तो अगर रुपी ज़्यादा है तो मतलब सप्लाई ज़्यादा है. सप्लाई ज़्यादा होगा तो दिस विल बिकम, जो डॉलर है, रुपी का वैल्यू विल रिड्यूस बिकॉज बहुत सारा रुपी पड़ा है तो वैल्यू ऑफ रुपी विल रिड्यूस. सिमिलरली अगर डॉलर कमी है डॉलर की, if there's a scarcity of dollars then again the price of dollar will increase. ठीक है, तो या तो अगर रुपी ज़्यादा है इकोनॉमी में या डॉलर कम है, so in both cases the value of rupee will decline. ठीक है, तो we want to prevent that from happening. ठीक है, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? So to prevent the value of rupee from declining, the RBI will be carrying out sterilization activity wherein it will buy this, मतलब कि जो liquidity excess liquidity है it will absorb this excess liquidity. ठीक है, absorbs excess liquidity. ठीक है, ये अब उसने absorb कर लिया तो automatically $1 will become the value of rupee will increase. तो सपोज पहले 100 रुपीज़ का $1 मिल रहा था, अभी 80 रुपीज़ का मिलने लग जाएगा. ठीक है, बिकॉज एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी रुपी हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द इकोनॉमी. ठीक है, इसी को स्टेरिलाइजेशन एक्टिविटी बोलते हैं या फॉरेक्स स्वैप. ठीक है, अभी ऑपरेशन ट्विस्ट देख लेते हैं. सो अगेन दिस इज अ क्वांटिटेटिव टूल विच वाज यूज्ड टू कंट्रोल नहीं मतलब मैनेज द इकोनॉमी ओवरऑल. सो इसमें क्या हुआ था? सिक्योरिटी क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट दैट इंटाइटल्स द होल्डर टू रिसीव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी एट अ सेट टाइम. ठीक है, तो हमें पता है कि जो शॉर्ट टर्म बिल्स, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या जो भी नॉर्मल सिक्योरिटीज़ हैं उनके एग्जांपल्स क्या हैं एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के एग्जांपल्स क्या हैं. ठीक है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है ऑपरेशन ट्विस्ट बट स्टिल आई विल जस्ट लेट यू नो. तो इसमें क्या हो रहा है? बोरोअर, अच्छा ठीक है, ये टेबल वी नीड टू रिमेंबर, द इंटायर टेबल इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट. इसमें पहले वही दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरी. सबसे पहले बेस्ड अपॉन गवर्नमेंट, मतलब हु इज़ बोरोइंग. सो इफ़ गवर्नमेंट इज़ बोरोइंग तब क्या बोलते हैं, और इफ़ कॉरपोरेट इज़ बोरोइंग तब क्या बोलते हैं. सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बेस्ड अपॉन द टाइम पीरियड. तो अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है इंटरेस्ट रेट, उसके हिसाब से भी इट हैज़ बीन डिवाइडेड. ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ वी लुक एट शॉर्ट टर्म पीरियड एंड इफ द बोरोअर इज गवर्नमेंट देन वी हैव ट्रेजरी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स. सिमिलरली लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए और इनका ईयर क्या है? शॉर्ट टर्म मतलब लेस दैन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म मतलब मोर दैन 1 ईयर.
तो लॉन्ग टर्म के केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, सोवरेन बॉन्ड्स हैं, ये सब है, ठीक है। कॉर्पोरेट्स के टर्म में देख लेते हैं, द बोरोअर इज अ कॉर्पोरेट, सो इन दैट केस शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स, प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग यू कुड यूज़ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एट्सेट्रा, ठीक है। अभी जो गवर्नमेंट अगर बोरो कर रहा है तो रिस्क विल बी क्वाइट लो, बिकॉज गवर्नमेंट है वो, इट विल रीपे द मनी मोस्ट प्रोबेबली, है ना। सो सिंस द रिस्क इज लो द इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो बी क्वाइट लो, whereas in the case of corporate, since corporate में the risk is higher because corporate है, you cannot really trust them कि पैसा वापस मिल जाएगा, since the risk is higher, that is why the interest rate will also be higher comparatively, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट ऑल्सो, वो ठीक है, ये जो वो देते हैं ना, क्रेडिटर अवेयरनेस वगैरह होती है, if you might have heard of this, creditor awareness or लोन रीपेमेंट एबिलिटी किसी भी फर्म की, वो सब ऑल ऑफ दैट डिटरमाइंस द इंटरेस्ट रेट ऑन विच दे विल बी रिसीविंग लोन्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज़, ठीक है। तो अभी इसमें हमें बस लर्न करना है, द इंटायर टेबल नीड्स टू बी लर्नड। तो यहाँ पे देखो, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी मतलब खजाना, का किसके पास होता है खजाना, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। एंड ट्रेजरी क्या होता है, थोड़े दिन की होती है, ऐसे करके लर्न कर लो। कैश मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हम लोग कब करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन, थोड़े दिन के लिए, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज आर शॉर्ट टर्म मेजर्स विच आर टेकन फॉर गवर्नमेंट पर्पसेस, गवर्नमेंट बोरिंग। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का तो पता ही है हमको, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन सोवरेन बॉन्ड्स, सोवरेन मतलब सबसे, सॉवरेन इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड सॉवरेन का रहेगा सुप्रीम, मीनिंग सुप्रीम रहता है, तो सॉवरेन बॉन्ड्स आर द वंस विच हैव बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज आर ऑल्सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब कि उसी कैटेगरी में आएंगे। देन कॉर्पोरेट वाले लर्न करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज हम थोड़ी देर के लिए ही करते हैं, है ना, तो वैसे लर्न कर लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल पेपर्स, पेपर पे लिख के अगर देना है या नोट बना के देना है तो दैट विल बी टेम्प्रेरी मेजर फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म, पेपर या नोट बना के देना है अगर किसी को, ठीक है। बस ये लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ। सिमिलरली जो बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स रहेंगे, दे विल बी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स विच विल बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, now we look at deepening of government securities market, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स का RDAG स्कीम में 2021 में आई थी, उसको वील बी लुकिंग एट दैट। तो इसका नाम RDAG या रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। सो इट इज़ प्राइमरीली एम्ड एट डीपनिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इसमें क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब पीपल लाइक यू एंड मी, ठीक है, तो नॉर्मल जो लोग हैं ना, they can also buy government securities from the RBI, ठीक है। सो why will a person buy government securities, because इस पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। सो इफ आई बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड गिव सम मनी टू RBI, मैंने ऐसे RBI को पैसे दे दिए और उसकी जगह आई गॉट अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देन आई विल बी रिसीविंग इंटरेस्ट, ठीक है। सो दिस इज प्राइमरली अ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं ना। सो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और इवन ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इन सब चीज़ों में वी कैन इन्वेस्ट वाया दिस रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है कि जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जैसे लोग, दे कैन ऑल्सो
बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स एट्सेट्रा. ठीक है. So we'll just go through this quickly. It was launched by RBI to allow retail direct gilt accounts on the eCubear platform. eCubear platform आपको पता होगा, it is a core banking solution of RBI, है ना? We have read about this in the earlier video. It is the core banking solution of RBI. ठीक है. तो रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट्स ठीक है. एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन है? बोथ रेजिडेंट इंडियंस एज वेल एज NRIs कैन ओपन एन RDG अकाउंट. ठीक है. एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है? ₹0. तो ये आप याद रखना कि बोथ इंडियंस एज वेल एज NRIs कैन ओपन अ रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट. इस अकाउंट का नाम RDG अकाउंट होता है कि eCubear पे बन जाएगा. एंड इन्वेस्टर्स कैन, ये बेनिफिट मत पकड़ो, ये बस वही बोल रहे हैं कि यू कैन इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर मनी इनटू म्यूचुअल फंड्स. ठीक है. सो रिटेल इन्वेस्टर्स कैन डायरेक्टली बाय ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, स्टेट वही स्टेट गवर्नमेंट के G6 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड sovereign gold bonds. ठीक है. So we'll move on to the next topic now. Corporate bonds. So corporate bonds and the factors that determine their interest rates. ठीक है. तो I told you about this earlier also. Corporate bonds मतलब जो corporates use bonds and debentures for borrowing money फॉर मोर देन 1 year. अगर मोर देन 1 year है तो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स से करते हैं वो लोग. एंड इफ इट इज़ लेसर देन 1 year देन दे रिजॉर्ट टू डिफरेंट थिंग्स लाइक ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर्स और प्रॉमिसरी नोट्स. ठीक है. तो इसमें हम लोग वही देख लेते हैं कि नाउ इफ समवन वांट्स अ लोन, इफ सम कॉर्पोरेट वांट्स अ लोन, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे डिटरमाइन होगा. सो बेसिकली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? जो कॉर्पोरेट है, जो बोरोअर है ना, ये है सपोज कॉर्पोरेट. ठीक है. ये हैं बोरोअर हैं, इनको पैसा चाहिए. तो इस कंपनी का सबसे पहले पीपल विल डू एन एनालिसिस. इनको एनालाइज करके बताएंगे कि इनका लोन रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है. लोन रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी है कि नहीं है ना? मतलब रीपे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. प्लस उनका पुराना जो भी हिस्ट्री ऑफ द लोन्स या क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे. यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री लिख लो. उनका क्रेडिट हिस्ट्री विल ऑल्सो बी चेक्ड. ठीक है. सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस? इससे बेसिकली उस वाली कंपनी का यू विल गेट एन जनरल आइडिया कि कैसी कंपनी है. ठीक है. वंस दिस इज डन, इस बेसिस पे उनको एक क्रेडिट रेटिंग मिलेगी. क्रेडिट रेटिंग मिलेगा मतलब कि वो रेटिंग उसको रेट करेंगे कि कैसे, इज इट गुड, इज डज इट रिटर्न द मनी इन टाइम और नॉट. ठीक है. सो अगर कंपनी हैज़ गुड क्रेडिट हिस्ट्री एंड दे हैव गुड लोन रीपेमेंट कैपेसिटी एज वेल, देन क्या होगा? बेसिकली इट विल हैव टू पे लोअर इंटरेस्ट रेट बिकॉज उसका रिस्क भी कम है उनका, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है कि दे हैव बीन पेइंग नाइसली, अच्छे से काम करते हैं वो लोग. तो रिस्क कम हुआ तो इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो बी लेस. ठीक है. सो दे वोंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट रेट. Whereas if the company has very poor loan repayment capacity और credit history भी काफ़ी poor है, then क्या होगा?
पुअर क्रेडिट हिस्ट्री एंड लोन रिपेमेंट कैपेसिटी की वजह से मतलब रिस्क काफ़ी ज़्यादा है. सो इफ़ अ लेंडर गिव्स मनी टू द कॉर्पोरेट, दैट पर्सन विल बी एट अ वेरी हाई रिस्क, है ना. तो क्या होगा, रिस्क हाई है तो इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो बी वेरी हाई. So the corporate, which is the borrower, will have to give a lot of interest rate. ठीक है, तो ये होता है बेसिकली. नाउ वी लुक एट दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड इंटरेस्ट रेट्स. सो क्या क्या है, क्रेडिट रेटिंग. ठीक है, वही मैंने अभी बताया था क्रेडिट रेटिंग के बारे में. लोअर द रेटिंग, अगर लोअर रेटिंग है मतलब कि पूरा पुअर कॉरपोरेट है, पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं उसके, दे डू नॉट हैव गुड क्रेडिट हिस्ट्री एंड नाइदर डू दे हैव गुड लोन रीपेमेंट कैपेसिटी. इन दैट केस दे हैव टू गेट गिव हायर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, बिकॉज देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. नेक्स्ट है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, क्योंकि बॉन्ड्स मस्ट ऑफर एन इंटरेस्ट रेट विच इज़ हायर दैन द इन्फ्लेशन. देखो क्यों लिखा है ऐसे, अगर मेरे को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सपोज कहीं पे आई हैव गिवन अ लोन, और मेरे को इंटरेस्ट रेट, ये मैं हूँ, मैंने लोन दिया है, किसी को पैसे दिए हैं, एंड मेरे को कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है मेरे को इतने पैसे पे. ठीक है, 100 रुपये मैंने किसी को लोन दिया है. ठीक है, तो 4% मेरे को दे रहा है ये वाला पर्सन जिसने मेरे को लोन दिया है, लोन नहीं दिया, जिसको मैंने लोन दिया है ना. बट नाउ लुक एट दिस, जो पूरा इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, उसका सपोज द इन्फ्लेशन रेट इज़ 4.5%. 4.5% इन्फ्लेशन रेट है अगर, तो देखना मेरे को वैसे तो वो 4% दे रहा है 100 रुपीज़ में, मेरा 104 रुपीज़ तो बन जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर. आई विल बी रिसीविंग हाउ मच, 104 रुपीज़. बट ये जो मेरा 104 रुपीज़ है, दिस इज़ लोअर दैन द एक्चुअल वैल्यू विच आई हैड गिवन, बिकॉज अभी जो एट द एंड ऑफ द ईयर ड्यू टू द इन्फ्लेशन क्या हुआ, मेरा जो 100 रुपीज़ का नोट था पहले, वो इट हैज़ डेप्रिशिएटेड इन वैल्यू बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग इन्फ्लेशन. ठीक है, तो अभी जितना मेरे को 104.5 रुपीज़ से जितना सामान मिलता है ना, दैट वो 100 रुपीज़ से पहले मिलता था. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द मनी हैज़ फॉलन डाउन एंड इंटरेस्ट रेट इतना 4% था. तो बेसिकली इवन दो मेरे को 104 रुपीज़ मिले, बट स्टिल 0.5 का मेरे को लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, तो इन्फ्लेशन हमेशा द इंटरेस्ट रेट शुड बी हायर दैन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, तो अगर 4.5 चल रहा है तो एटलीस्ट 7 या 8% आप लीजिए इंटरेस्ट रेट. ठीक है, ओनली देन विल दिस मेक सेंस, दिस इन्वेस्टमेंट या लोन विल मेक सेंस टू यू. ठीक है, मेक सेंस इन द सेंस इट विल बी फाइनेंशियली वायबल. ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है, बॉन्ड्स मस्ट ऑफर एन इंटरेस्ट रेट विच इज़ हायर दैन द इन्फ्लेशन in order to attract investors. Next है bank deposit rates. So if bank FD rates are higher, then the companies must offer even higher bond rates in order to attract investors. ठीक है, फिर है government securities के yield. If the government security yields increase, corporate bonds must offer higher interest rates to compete. ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या एफडी का भी रेट उतना ही है, तो नेचुरली जो भी नॉर्मल सेम पर्सन रहेगा, दे रादर गो टू द बैंक और द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकॉज दीज हैव वेरी लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. ठीक है, लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है तो नेचुरली अ पर्सन विल इंस्टेड invest their money in FDs or government securities. ठीक है, so that is why these companies should have an interest rate which is higher than the government securities or FD. ठीक है, तो यही 4 पॉइंट्स हैं, यू शुड नो. ऐसे थोड़ा जनरली पता होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड यील्ड. तो
So bond yield is equal to interest upon cost price into 100. ठीक है, तो basically it is the profit which an investor earns on any bond investment. ठीक है, तो अगर if I buy a bond किसका रहता है? Corporate. They usually if the corporate is a borrower, then long term अगर हम borrowing करेंगे then bonds will be issued or debentures, है ना? उसका अगर हमको ये पता करना है कि if I invest in a bond, मतलब कि if I buy a bond of a certain corporate, उनको अगर मैं लोन पे पैसे देती हूँ तो हाउ मच प्रॉफिट विल आई अर्न, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए वी यूज द दिस थिंग बॉन्ड यील्ड। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द इंटरेस्ट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड यील्ड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। सो अगर जैसे उसी को एक्सप्लेन करा है यहाँ पे, तो आई जस्ट टेल यू ऐसे नॉर्मल टर्म्स में, अगर मेरा बॉन्ड है जैसे यहाँ पे दिया है, अगर ए हैज़ ब्रॉट अ बॉन्ड फॉर ₹100, ठीक है, तो और उनका यील्ड क्या है? 8% यील्ड है, मतलब कि 8% यील्ड, ये इंटरेस्ट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज कमिंग आउट टू बी 8%। सिमिलरली अगर बी है, ही हैज़ ब्रॉट द सेम बॉन्ड एट ₹90, मतलब कम प्राइस पे अगर उसने बॉन्ड लिया है तो उन्हें कितना मिल रहा है? यील्ड 20% मिल रहा है। बिकॉज देखो क्यों हुआ ऐसे, आई जस्ट टेल यू व्हाई। जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज नॉट फिक्स्ड, यहाँ पे वेरी हो रही है सपोज, वेराज जो हमें बाद में मिलेगा जब रीपर्चेज होगा बॉन्ड का, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट जो हमें बाद में मिलेगा, इफ दैट इज फिक्स्ड, तो क्या हो रहा है? अगर कॉस्ट प्राइस इज लोअर, सीपी इज लोअर, देन आई विल गेट मोर मनी। ठीक है, मैंने बस 90 रुपीज़ का खरीद लिया पर मेरे को मिल 120 रुपीज़ रहे। ठीक है, मैंने क्या करा, 90 रुपीज़ का खरीदा, बट फाइनली आई एम गेटिंग बैक ₹120, वेराज किसी और ने 100 रुपये का खरीदा और उसको अगेन ₹120 में मिल रहा है बाद में। समझ रहे हो आप? 90 रुपीज़ का खरीदा और 120 बाद में मिल रहा है, वेराज 100 रुपीज़ मैंने दिए था और मेरे को बाद में 120 रुपीज़ मिल रहा है। सो दिस विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस इज लोअर then the bond yield will be higher, that means profit earned will be higher. So this is very मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड चीज़ है। ठीक है, so bond yield is inversely related to the current selling price in the secondary market. So if the bonds demand is high, its selling price will also rise, therefore bond yield will decrease. तो इसमें primarily आपको क्या याद होना चाहिए? दिस थिंग कि बॉन्ड यील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। ठीक है, तो अगर ज़्यादा प्राइस है तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगा। बॉन्ड यील्ड मतलब प्रॉफिट, में को यहाँ बस 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ओनली 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, वेराज यहाँ पे 30 रुपीज़ का। सो बॉन्ड यील्ड यहाँ पे कितना है? 30 रुपीज़ यील्ड, वेराज इन दिस केस इट इज़ ओनली 20 रुपीज़। ठीक है, सो इफ द पोस्ट प्राइस or the selling price of the bond increases, then it will be the yield will decrease। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, यू मे हैव रेड इन इकोनॉमिक्स कि अगर किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है तो उसका प्राइस भी बढ़ने लग जाएगा मार्केट में। डिमांड बढ़ा है तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर बॉन्ड का डिमांड बढ़ने लग गया तो बॉन्ड की प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगर बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हाट विल हैपन? द बॉन्ड यील्ड विल डिक्रीज, बॉन्ड यील्ड डिक्रीजेस। ठीक है, तो यही दिया है यहाँ पे, ये रहा, if bonds demand increases its selling price will increase and bond yield will decrease। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड यील्ड, अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग द बॉन्ड यील्ड।
तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड यील्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ। सो अगर बूम हो रहा है या रिसेशन हो रहा है, इकोनॉमिक बूम आपको पता है व्हेन द ग्रोथ रेट राइजेस डिसप्रोपोर्शनेटली, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा ग्रोथ रेट इकोनॉमी का, एंड रिसेशन इज लोअर ग्रोथ रेट को रेफर करते हैं। तो इन केस ऑफ इकोनॉमिक बूम, इफ द इन्वेस्टर्स शिफ्ट टू स्टॉक्स, तो क्या होगा, बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे एंड बॉन्ड यील्ड विल इंक्रीज। देखो क्या होगा, इकोनॉमिक बूम हो रहा है तो क्या लोग क्या करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी हाई, तो वो लोग they'll instead invest in the stock market, and the reason for that is because stock market में there will be disproportionate growth। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ मिल रही है बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी हाई, मतलब बहुत हाई रेट पे ग्रो कर रही है। ठीक है, सो दैट इज वाई दे विल गो टू स्टॉक मार्केट, वेरी हाई ग्रोथ रेट। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई ग्रोथ रेट, सो दे विल गो टू द स्टॉक मार्केट, और ये बॉन्ड्स वगैरह में दे वोंट बी इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो बॉन्ड प्राइसेस विल नेचुरली डिक्रीज, एंड वंस द बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द बॉन्ड यील्ड विल इंक्रीज। ठीक है, देन इन केस ऑफ रिसेशन, रिसेशन में क्या होगा कि सारे कंपनीज का द ग्रोथ विल बी गोइंग डाउन। ठीक है, सो since every company का growth is going down, so people will prefer to invest in bonds instead, है ना। स्टॉक्स में कौन इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक मार्केट वैसे ही नीचे जा रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन, therefore the people will prefer to invest in bonds, because bonds में क्या रहता है, there is a assured return है, whereas स्टॉक मार्केट में there is no assured return। ठीक है, यहाँ पे लिख लो assured return रहता है बॉन्ड मार्केट में। ठीक है, so that is why they will prefer to go to bond market, so bond prices will naturally increase and correspondingly the yield will also decrease। ठीक है, so बस यहाँ पे यही दिया है। इन्फ्लेशन, सो इकोनॉमिक ग्रोथ का वी हैव सीन द इफेक्ट ऑन बॉन्ड यील्ड, सिमिलरली इन्फ्लेशन का देख लेते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होगा, हायर इन्फ्लेशन से क्या होगा, मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई इकोनॉमी में ड्यू टू इन्फ्लेशन, देयरफॉर बॉन्ड प्राइसेस विल इंक्रीज, बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर बॉन्ड यील्ड विल गो डाउन। वेट अ सेकेंड, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट दिस। असली में अगर हायर इन्फ्लेशन हुआ ना, तो बॉन्ड का डिमांड विल डिक्रीज, बॉन्ड प्राइस अगर इंक्रीज हो गई ओवरऑल तो बॉन्ड डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड का अगर डिमांड डिक्रीज हो गया, क्योंकि नॉट मैनी पीपल विल बी एबल टू बाई इट, है ना, तो ऑटोमेटिकली प्राइस वोंट इंक्रीज एज मच, तो फिर यील्ड, जो बॉन्ड का यील्ड है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस पोर्शन, बट ठीक है देख लेते हैं इसको फिर से। I'll mark it with red because I'm not very sure about this। ठीक है, फिर अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है किसी भी कंट्री में, तो क्या होगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस विल बी लॉस्ट। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड विल ऑल्सो गेट इफेक्टेड। ठीक है, सिमिलरली सेंट्रल बैंक के अगर एक्शंस हैं, जैसे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस बॉन्ड यील्ड्स। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बॉन्ड यील्ड्स। डू नॉट लुक एट दिस नंबरिंग हियर इज रॉन्ग, ये 1 2 3 4। ठीक है, अभी हम लोग वील इन दिस नेक्स्ट सेक्शन वील बी सीइंग हाउ आरबीआई's monetary policy influences bond yields। ठीक है, सो वील बी लुकिंग एट ऑपरेशन ट्विस्ट। तो ऑपरेशन ट्विस्ट अभी ऊपर थोड़ा सा देखा था डेफिनेशन उसका। ऑपरेशन ट्विस्ट इज बेसिकली an action which was done by RBI wherein it tries to influence the bond prices and ये bond yields को influence करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है इसमें,
ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन दिस वाया अ डायग्राम. ऑपरेशन ट्विस्ट. बेसिकली बैंक्स में काफ़ी सारे ना एनपीएस बढ़ गए थे. एनपीएस बेसिकली अ नॉन परफॉर्मिंग असेट. इसी से दिखा देती हूँ. नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ गए थे काफ़ी सारे बैंक्स में, है ना. तो क्या हुआ, बैंक्स थॉट कि अभी वो कॉरपोरेट्स को लेंड नहीं करेंगे. बैंक्स स्टॉप्ड लेंडिंग टू कॉरपोरेट्स. ठीक है, तो अगर कॉरपोरेट्स को लेंडिंग कम हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी. बेसिकली द इंटायर ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमीज ग्रोथ रेट विल रिड्यूस. ठीक है, साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. ठीक है, तो ये हुआ था 22-20 इस टाइम पे हुआ था ये. ठीक है, वही कोविड वाले पीरियड में और ये सब चीज़ें साथ में ही हो रही थी. सो व्हाट डिड आरबीआई डू. आरबीआई को इट हैज़ टू ब्रिंग एवरीथिंग ऑन बैक ऑन ट्रैक. ठीक है, और जो नॉर्मल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज़ कर रहे थे, दे वर नॉट बीइंग सक्सेसफुल इन इंश्योरिंग के ये सब चीज़ें हट जाए. तो इनका मेन एम क्या था आरबीआई का, इनका मेन एम था टू इंश्योर loans or credit for corporates. This was the goal of RBI. ठीक है, इनको ये चाहिए था कि इनको मिले चीप लोन और क्रेडिट मिले ताकि द इंटायर इकोनॉमी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस या इम्प्रूव. तो उन्होंने क्या करा, देखो असली में ये बैंक्स ने क्या बोला था, दे विल स्टॉप लेंडिंग टू कॉरपोरेट्स बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते जा रहे थे एंड इट वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैंक्स टू सस्टेन. नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मतलब वो कि अनपेड लोन्स. ठीक है, अनपेड लोन्स को बोलते हैं. वी लर्न अबाउट दिस इन अपकमिंग वीडियोस. ठीक है, तो फिर आरबीआई ने बोला कि अच्छा, सिंस दिस इज़ हैपनिंग, सो व्हाट कैन बी डन. नहीं, जो बैंक्स थे उन्होंने सोचा कि इनको तो हम लोग लेंड नहीं करेंगे, ये लोग वापस नहीं कर रहे हैं पैसे, तो इंस्टेड वी विल इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. ठीक है, तो बैंक से व्हाट डिड दे स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्टेड बैंक है सपोज कोई भी, दिस इज अ बैंक, दे इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. वाई, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैव अश्योर्ड रिटर्न्स, है ना. एक तो अश्योर्ड रिटर्न्स रहेंगे, ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टाइप कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि दे वोंट गेट देयर मनी बैक. तो ऐसे सिस्टम होता नहीं है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का. ठीक है, सो दिस वाज हैपनिंग बैक देन. तो गवर्नमेंट ने का क्या करा, सॉरी आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई वेंट इनटू द ओपन मार्केट. ठीक है, ओपन मार्केट में जाके उसने आरबीआई ब्रॉट बॉट लॉन्ग टर्म G6, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी ना, वो काफ़ी सारी खरीद ली. ठीक है, काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद ली. तो क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का प्राइस बढ़ने लग गया. वो आरबीआई है, इसने बहुत सारा मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लिया. देयरफॉर प्राइस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंक्रीज्ड. तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो जो यील्ड है वो दैट विल डिक्रीज. ठीक है, यील्ड कम होने लग गया. यील्ड कम होने लग गया मतलब कि दैट मीन्स के प्रॉफिट कम होने लग गया. ठीक है, सो बैंक्स वर गेटिंग लोअर प्रॉफिट्स. बैंक्स वर गेटिंग लोअर प्रॉफिट्स. ठीक है, तो उन्होंने अब ऐसा हो गया तो क्या करा फिर, जो बैंक्स हैं, बैंक्स को
पता चल गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से हमें कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो परफोर्सली दे हैड टू गिव मनी टू कॉरपोरेट्स। इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टेड मनी, मतलब इन्वेस्टेड तो नहीं, या बोल सकते हैं कि दे गेव लोन्स टू कॉरपोरेट्स, गेव लोन्स टू कॉरपोरेट्स, या फिर दे बॉट अ लॉट ऑफ कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपको समझ आ गया क्या करा आरबीआई ने। उनको उनको दिखा कि कॉरपोरेट्स का कोई पूछ नहीं रहा है, उनको नहीं दे रहा है बैंक्स पैसे, तो व्हाट डिड दे डू, दे बॉट अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत सारा खरीद लिया, तो प्राइस बढ़ गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, है ना। तो यील्ड ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस। यील्ड कम हो गया तो बैंक्स ने फिर दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर एवेन्यूज। अदर एवेन्यूज में व्हाट डिड दे डू, दे स्टार्टेड लेंडिंग बैक मनी टू कॉरपोरेट्स इटसेल्फ। ठीक है, सो अगर कॉरपोरेट्स को पैसा मिलना स्टार्ट हो गया, सो ऑटोमेटिकली द इंटायर ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी राइजेस एंड द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑल्सो राइजेस। ठीक है, तो बस दिस इज व्हाट ऑपरेशन ट्विस्ट वाज ऑल अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है ये, दिस इंटायर थिंग, this thing as well as this thing talks about the same, about the thing which I have already explained. ठीक है, so just go through this if required. Otherwise I have explained the entire topic to you. Next इसका history देख लेते हैं थोड़ा सा. It was first used by US Federal Bank जो होता है ना, in 1961. RBI had used it in 2019 as special open market operations, thus buying and selling government securities of different maturities to adjust the yields. ठीक है, वही ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सो दैट कंपनीज कैन गेट cheaper borrowing and they are able to get loans. ठीक है, एंड इट इज़ नॉट मेंट फॉर फाइटिंग इन्फ्लेशन. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि प्राइमरी रोल क्या है ओपन स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ऑपरेशन ट्विस्ट का. सो द प्राइमरी रोल ऑफ दिस इज टू टू ensure cheaper borrowing for companies or corporates. ठीक है, so it ensures better monetary policy transmission since lowering the repo rate alone was ineffective. So this is not important, इसमें बस जो blue portion से I am highlighting that you need to remember. ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, दैट मच इज़ इनफ फॉर दिस. नेक्स्ट देख लेते हैं बॉन्ड यील्ड एंड दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव टूल्स, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस और जीसैप, उसके बारे में विल स्टडी. सो तो इसमें ये दिया है जीसैप स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम. ठीक है, सो अंडर दिस वही होता है जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है ना, उसी का एक प्रोग्राम का नाम दिया है जीसैप, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम. सो आरबीआई विल बी बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर काफ़ी ज़्यादा रिसेशन टाइप सिचुएशन आ रही है या द इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग डाउन, देन आरबीआई विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, एंड दैट इज ऑल दैट इज देयर इन दिस टॉपिक. ठीक है, तो एक्विजिशन दैट इज एक्वायर करते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, तो दिस इज़ अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम. ठीक है, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में तो वी हैव ऑलरेडी रेड. उसमें क्या होगा, दे विल बी सेलिंग और बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. ठीक है, एंड देर इज़ नो, अच्छा हाँ, इसमें आपको ये याद रखना है ये पॉइंट, जो जीसैप है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम, it is a very systematic process. Therefore, RBI will be pre-announcing the amount, date, and schedule कि कब it will be buying all the government securities. Whereas in case of open market operations, there is no fixed schedule, unlike government securities acquisition program. ठीक है, this is a very very important fact. You should be remembering this. ठीक है,
ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में तो वी हैव ऑलरेडी रेड, है ना। तो बस इसमें आप ये दोनों चीज़ें याद रखना, और इसको याद कैसे करेंगे। प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऑलवेज हैज़ अ फिक्स्ड शेड्यूल, ठीक है। तो वैसे करके आप लर्न कर सकते हैं कि फिक्स्ड शेड्यूल पे, फिक्स्ड टाइमलाइन पे दे विल बी परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट क्वालिटेटिव टूल्स. सो monetary policy basically has two types of tools: quantitative tools and qualitative tools. So we have already done quantitative tools. तो quantitative tools में हमने क्या क्या पढ़ा था? We had read about SLR, CRR, SLR, then liquidity adjustment facility, उसमें क्या क्या आ रहा था? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब. Then marginal standing facility, which is similar to repo rate. Then we had also read about standing deposit facility, ठीक है. ये सब पढ़ा, ऑपरेशन ट्विस्ट पढ़ा. Then we also read about open market operations. Apart from that, we also read about ये government securities acquisition program, ठीक है. तो ये सब वी हैव रेड इन क्वांटिटेटिव टूल्स. नाउ वी विल बी लुकिंग एट क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है. क्वालिटेटिव टूल्स में वही होगा कि ऐसे हम परसुएट करने की कोशिश करेंगे. सो इट विल नॉट बी अ डायरेक्ट एक्शन टाइप, कुछ भी नहीं रहेगा. इट विल प्राइमरली बी एम्ड एट certain soft tools like persuasion, और perhaps certain, जैसे वो कर सकते हैं कि अगर किसी ने रूल नहीं फॉलो करा किसी बैंक ने, देन पेनल्टीज में बी इम्पोज्ड ऑन देम, ठीक है. सो ऐसे कुछ भी डायरेक्ट एक्शन लाइक दिस विल नॉट बी टेकिंग प्लेस, बट रादर ऊपर ऊपर से कि आपको यू शुड फॉलो रूल्स एंड ये सब, दैट विल बी डन, ठीक है. सो नाउ विल बी रीडिंग अबाउट द क्वालिटेटिव टूल्स. सो प्राइमरली, हाँ, देख लेते हैं इसको. So the first one is moral suasion. First qualitative tool is moral suasion. इसमें क्या होता है, बेसिकली आरबीआई गवर्नर है, वो ऐसी बातों के थ्रू ही ट्राइज टू कन्विंस द बैंक्स एंड देयर सीईओज के you should pass on the benefits to, yeah, transfer the repo rate cuts to the general public also, ठीक है. तो बस इसमें primarily the tactic used is conferences, meetings, letters, seminars, ठीक है. So they will just be persuading and there won't be any punishment, ठीक है. तो क्या क्या करने को persuade करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टू ट्रांसमिट रेपो रेट कट्स, उसके लिए परसुएट करेंगे. देन इनकरेजिंग देम टू एक्सपैंड रूरल ब्रांचेस, फिर रिक्वेस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट, ठीक है. ये सब करने के लिए दे विल बी परसुएडिंग देम. देन ओवरऑल पब्लिसिटी करने के लिए मीडिया स्पीचेस, all of these are methods to carry out moral suasion. Next is direct action. Next qualitative tool is direct action. Herein, RBI gives certain punishment to some banks if they do not follow some guidelines, ठीक है. For example, RBI can punish banks and non-banks for non-compliance under the following acts. So this is important. In acts के अंदर RBI can punish banks for non-compliance. तो RBI एक्ट को अगर द बैंक डज नॉट फॉलो, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, या पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007, PMLA, Prevention of Money Laundering Act, and Foreign Exchange Management Act. If either of these acts are contravened by certain bank, then RBI has the power to penalize that bank, ठीक है. उसके बाद में एक क्लॉबैक प्रोविजन करके भी होता है. 2019 में दे आर इंट्रोड्यूस्ड दिस. अंडर दिस क्लॉबैक क्लॉज, अगर कोई, आपको पता होगा जो बड़े बैंक्स होते हैं उनके जो सीईओज होते हैं, ये बैंक है उनका जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दे विल बी हैविंग अ वेरी हाई सैलरी, बोनसेस एट्सेट्रा. सो अंडर द क्लॉबैक प्रोविजन, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ है, if they have been found guilty of fraud or misconduct, then they will have to return their previous salary or bonus even if they have retired, ठीक है. तो कुछ if they have been found guilty of certain wrongdoing,
ये पर्सन हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टन रॉन्ग डूइंग, देन he'll have to return all of his salary as well as bonus. इसको बोलते हैं क्लॉ बैक प्रोविजन, मतलब ऐसे क्लॉ करके वापस ले लिया पूरा पैसा। ठीक है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे दे मस्ट रिटर्न देयर प्रीवियस सैलरी बोनस even after retirement if they have been found guilty of fraud. ठीक है, नेक्स्ट है we'll be looking at priority sector lending. So priority sector lending के key developments क्या है? RBI had introduced the term priority sector, mandating banks to allocate nearly 40% of the loans to agriculture, small exporters or small industries or exporters. I'll just give you a general overview of what प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मीन्स। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, सॉरी जो बैंक है, उसको आरबीआई मैंडेट करती है कि सपोज इस ये एक्स अमाउंट ऑफ लोन, नहीं 100 रुपीज़ लोन दे रहा है अलग अलग लोन को। ठीक है, अलग अलग लोन को 100 रुपीज़ लोन दे रहा है टोटल। ठीक है, एक साल में उसने 100 रुपीज़ लोन दिया, तो आउट ऑफ दिस 100 रुपीज़ लोन certain percentage of this x percentage of that this should be given to the priority sectors. Priority sectors कौन से होते हैं? Those which are the less advantaged sections होते हैं ना सोसाइटी के, उनको देना है। So examples of priority sectors are वही agriculture, small industries, exporters, और apart from that even रूरल पॉपुलेशन को देने को बोल सकते हैं, देन वुमेन को बोल सकते हैं देने को। ठीक है, सो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट दिस इज द जनरल आइडिया बिहाइंड दिस प्रोविजन। ठीक है, तो वी लुक एट दिस। यहाँ पे 1968 में इंट्रोड्यूस हुआ था, सो दिस ईयर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और उस टाइम पे द बैंक्स वर मैंडेट टू एलोकेट नियरली 40% ऑफ द लोन्स टू दीज थ्री सेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद में it over time certain sectors were included in the priority sector list. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई टू लर्न ये वाला पॉइंट कि 1968 में आरबीआई हैड इंट्रोड्यूस्ड प्रायोरिटी सेक्टर। तो 1968 उसका जो 9 है वो पी जैसा लग रहा है ना। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर के पी जैसा दिख रहा है, और जो 8 है वो एस जैसे दिख रहा है। एस को अगर इफ यू समझ रहे हो आप, एस है, उसको अगर डॉटेड लाइन से इसे कंप्लीट कर दोगे तो वो 8 बन जाएगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, 1968। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। अभी वो देख लेते हैं कि मोर सेक्टर्स वर ग्रेजुअली इंक्लूडेड। तो 2015 में द प्रायोरिटी सेक्टर lending had underwent certain reforms. ठीक है, और यूके सिन्हा कमेटी एक 2019 में आई थी, उन्होंने भी ही ऑल्सो रिकमेंडेड सर्टन रिफॉर्म्स इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम। ठीक है, तो इनका भी दिस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। अभी हम लोग देख लेते हैं अभी के जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो लिमिट्स हैं, वी शुड बी नोइंग दैट। ठीक है, तो द लिमिट्स कि कितना परसेंट लोन हमें प्रायोरिटी सेक्टर को लेना है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बैंक ऑल्सो। तो जैसे कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं और जो फॉरेन बैंक्स हैं विच हैव मोर दैन 20 ब्रांचेस, सो इंडिया के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड दोज फॉरेन बैंक्स विच हैव मोर दैन 20 ब्रांचेस इन इंडिया, उन लोगों को नियरली 40% ऑफ द लोन्स विच दे गिव आउट शुड बी गिवन टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। ठीक है, देन जो फॉरेन बैंक्स हैं जिनके 20 से कम ब्रांचेस हैं, उनको अगेन 40% लोन हैव टू बी गिवन टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। फिर है रीजनल रूरल बैंक्स, उनको नियरली 75% ऑफ देयर लोन्स हैव टू बी गिवन आउट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। वाई? बिकॉज दे आर इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में प्राइमरली प्रायोरिटी सेक्टर विल बी इन अ मेजोरिटी। ठीक है,
So that is why 75% loans have to be given. Then small finance banks होते हैं, तो small finance banks के around 75% again have to be given to the priority sector. फिर है urban cooperative banks. um, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में ये 175 नहीं है, ये 75% है. There's some typographical error here. This is 75%. ठीक है, earlier it was 40% which had to be given to priority sectors, or afterwards, after 2020, 75% of the loans have to be given to the private sector. I'm sorry, the priority sector. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर, बिकॉज देखो हम लोगों को लगता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो अर्बन एरियाज में तो प्रायोरिटी सेक्टर को मे बी इतना वेटेज नहीं देते होंगे, बट इट इज़ 75% of the loans have to be given to the priority sector itself, even in urban cooperative banks. ठीक है, नेक्स्ट है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स. उसमें नॉट एप्लीकेबल है बिकॉज वो पूरा ही ऑलमोस्ट 100% ऑफ द लोन्स आर बीइंग गिवन टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स. ठीक है, सो दैट इज वाई नॉट एप्लीकेबल लिखा है. सो हाउ डू वी लर्न दिस? 40% दो में, बाकी सारों में 75% है. तो 40% किस किस में? इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स. ठीक है, दीज have to lend only 40% of their loans to priority sector. Apart from that, everyone else has to lend nearly 75% to प्रायोरिटी सेक्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. हाँ, इंटरनल कोटाज डिफर. इन सब में इंटरनल कोटाज भी होते हैं. जैसे 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दिया है ना, इसमें से भी देयर विल बी सर्टन अमाउंट विच विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन. देन आफ्टर दैट देयर विल बी सर्टन अमाउंट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इन सब के लिए है ना. सो इंटरनल कोटाज विल डिफर. ठीक है, सो एग्जाम्पल द रीजनल रूरल बैंक्स है ना, उनके 75% में से नियरली 15% हैज़ टू बी लेंड टू वीकर सेक्शंस. ठीक है, सो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उन सबको नियरली 15% हैज़ टू बी लेंडेड. डू नॉट रिमेंबर दिस, ये वाला इज नॉट एज इम्पोर्टेंट. these metrics need to be remembered. ठीक है, नेक्स्ट है वी लुक एट PSL शॉर्टफॉल्स. ये जो मैंने बताया ना आपको इंटरनल कोटाज, इसके बारे में वेट आई विल शो यू अ टेबल फ्रॉम रोनाल्ड सर्स नोट्स इटसेल्फ. ये रहा इंटरनल कोटाज जो होते हैं ना. जैसे वीकर सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस में कौन कौन आ जाएगा? वील हैव SC ST, वुमेन, फिजिकली हैंडिकैप्ड, माइनॉरिटीज़, मैनुअल स्कैवेंजर्स और आर्टिसंस. ठीक है, सो इनको नियरली 12% इज टू बी रिजर्व फॉर देम, वेयर एज इन केस ऑफ RRBs नियरली 15% इज टू बी रिजर्व फॉर वीकर सेक्शंस. ठीक है, उसके बाद भी हैव जैसे एग्रीकल्चर है, उसके लिए नियरली 8% शुड बी रिजर्व्ड. ठीक है, तो दीज आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दी अर्लियर टेबल. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. जैसे यहाँ पे दिया है माइक्रो एंटरप्राइजेस को 7.5% मिलना चाहिए, देन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 2.5%. ठीक है, सो एग्रीकल्चर के लिए नियरली मोर देन 10%. सो दिस इज फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 और मोर ब्रांचेस. ठीक है, तो उनके लिए टोटल कितना था? 40% है ना. उसका ही जो इंटरनल कोटा है वो दिया है. वीकर सेक्शंस के लिए 12%, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए 8%, फिर मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए 10% से ज़्यादा, माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5, और लास्ट में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए we have nearly 2.5%. So if we add everything, it will come out to be nearly 40%. इसमें स्टूडेंट एजुकेशन लोन्स भी आ जाएंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए भी आ जाएगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा. दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी जनरल टेबल. इसको यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द अर्लियर टेबल. ठीक है, तो PSL शॉर्टफॉल्स देख लेते हैं, है ना.
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के शॉर्टफॉल्स. सो फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक है इनमें से एंड दे आर नॉट एबल टू मीट दिस टारगेट. अगर कोई भी टारगेट दे आर अनएबल टू अचीव, देन उसको बोलते हैं PSL shortfall, that is priority sector lending shortfall. So if the banks fail to meet the PSL quotas, they must deposit the shortfall amount into designated funds. So why will they not be able to meet PSL quotas? For example, जैसे ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, इनको उतने कस्टमर्स ही नहीं मिले हु बिलोंग टू PSL. ठीक है, तो उनका सपोज ओनली 50% हो पाया, बट मैंडेटेड कितना है 75%. सो दे हैव टू द रिमेनिंग फंड हैज़ टू बी पुट इनटू सर्टन डेजिग्नेटेड फंड्स. ठीक है, जो शॉर्टफॉल का जो अमाउंट है ना बचा हुआ, that has to be put into certain designated funds. So examples क्या है, which are the designated funds wherein the PSL shortfalls are put. RIDF है एक तो, UIDF है, and there are certain other funds under SIDB, NHB, Mudra, etc. So RIDF stands for Rural Infrastructure Development Fund. ठीक है, it comes under NABARD. Then we have UIDF, दैट इज़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. ठीक है, वो बजट 2023 में इंट्रोड्यूस करा था. अपार्ट फ्रॉम दैट SIDB, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक, मुद्रा, एट्सेट्रा, ऑल ऑफ देम हैव टू some certain funds have to be given under these. ठीक है, now we will be comparing RIDF and UIDF. तो सबसे पहले RIDF कब इस्टेब्लिश करा था, 1995-96 में, whereas UIDF was established in 2023. This is important that RIDF is managed by NABARD, whereas UIDF is managed by National Housing Bank. ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर एंड रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए है. whereas जो नेशनल UIDF है, that is for development of urban infrastructure projects like especially for tier 2 areas and tier 3 cities as well. ठीक है, तो इसमें what all do you need to remember? First of all, years पता होने चाहिए थोड़े से. You never know, they might ask, है ना. एग्जैक्ट ईयर वैसे तो नहीं पूछेंगे, ऐसे क्रोनोलॉजी टाइप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं यूजुअली UPSC. ठीक है, सो RID अरेंज क्रोनोलॉजिकली ये सब पूछ सकते हैं. सो RIDF कब आया था, 1995-96 में, एंड UIDF केम इन 2023. तो ये तो ऐसे लर्न हो जाएगा अभी 3 साल पहले. अच्छा, इसको ऐसे लर्न कर लो. अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है ना. सो 2026 से कितने ईयर्स पहले, 30 ईयर्स पहले ये आया था, एंड 3 ईयर्स पहले ये आया था. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल ईजी टू रिमेंबर. ठीक है, नेक्स्ट, underachiever banks can earn interest on deposits but funds are locked in long term projects. ठीक है, तो जो भी डिपॉजिट्स दिए हैं इन सब चीज़ों में, दे कैन अर्न इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो. ठीक है, हाउएवर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लॉक हो जाते हैं फंड्स, देयरफॉर इट इज़ अ वेरी बिग डिसइंसेंटिव फॉर द बैंक्स, क्योंकि दे वोंट बी गेटिंग बैक देयर मनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द बैंक्स ट्राई टू अचीव देयर टारगेट्स. ठीक है, और अगर इफ़ दे आर अनेबल टू अचीव देयर टारगेट्स, देन दे रिजॉर्ट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स. ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं. बेसिकली PSL सर्टिफिकेट क्या होता है, बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जो कोई भी ओवर अचीविंग बैंक है ना, जिनका प्रायोरिटी सेक्टिंग लेंडिंग टारगेट अचीव हो गया और इनफैक्ट उससे ज़्यादा उन्होंने दे हैव गिवन लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर, then they can create PSL certificates and they can sell these certificates to underachieving banks. ठीक है, तो ये अंडर अचीविंग बैंक्स है, वो PSL सर्टिफिकेट बाय कर लेंगे और उनका PSL टारगेट मीट हो जाएगा. ठीक है, तो बस यही सिस्टम है. इसमें सर्टिफिकेट्स रहते हैं कि आपने PSL टारगेट ख़त्म कर लिया कि नहीं, तो जो शॉर्ट अंडर अचीविंग बैंक्स है वो ख़रीद लेते हैं इनको. सो इफ़ अ बैंक स्टिल फॉल्स शॉर्ट, इट मस्ट डिपॉजिट द शॉर्टफॉल अमाउंट. वो तो नेचुरल चीज़ है.
ठीक है। सो बस दिस इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स और ये थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू है उसी का। हम लोग अभी ये देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इन प्रेजेंट डे इंडिया। ठीक है, वो जो ऊपर टेबल दिया दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को रिपीट किया हुआ है, वट एवर वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इट हैज़ बीन रिपीटेड अगेन। ठीक है, सो नाउ विल बी डूइंग मॉनेटरी पॉलिसी इन प्रेजेंट डे इंडिया। तो यहाँ पे देखो देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रैटेजीज। ठीक है, सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ठीक है, और ये नंबरिंग यहाँ पे गलत करिए, दिस इज 1 then 2 and 3। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होती है एक अप्रोच, एक होता है मल्टीपल इंडिकेटर्स अप्रोच और एक होता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग और प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है ये अप्रोचेस कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं व्हाट शुड इट टारगेट, है ना, देयर शुड बी सर्टेन टारगेट कि अगर हमें इतने के इतने बीच में चाहिए कुछ कोई भी मेट्रिक, तो कौन सा मेट्रिक इज द टारगेट, सो टारगेट मेट्रिक कौन सा है वो डिटरमाइन करने के लिए देर आर वेरियस स्ट्रैटेजीज। सो जैसे एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी वाला जो है स्ट्रैटेजी, उसमें क्या होता है, it is used by export driven economies like Singapore etc, and they try to maintain currency stability against US dollars to boost exports। therefore जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी होता है, उनका जो रेपो रेट वगैरह सिस्टम्स जो भी होते हैं ना, quantitative tools and qualitative tools, those are primarily used to ensure that exchange rate of Singapore remains stable as with respect to the US dollars। तो अगर मेरे को उनका करेंसी का पता नहीं है क्या करेंसी होती है, पर $1 इज इक्वल टू अगर 50 सिंगापोरियन करेंसी है, सो दे विल ट्राई टू मेंटेन दिस स्टेटस को थ्रू आउट। ठीक है, सो उनका प्राइम मोटिव ये है। नेक्स्ट है we have multiple indicators approach। in this there is a focus on economic growth, employment, inflation control and exchange rate stabilization। ठीक है, तो ऐसे 5-6 चीज़ों पे फोकस करते हैं, एंड दिस वाज बीइंग फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप टिल 2016। ठीक है, अपना 2016 तक वी वर फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी दैट इज मल्टीपल इंडिकेटर्स अप्रोच। however after 2016 we shifted to ये अप्रोच फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग और प्राइस स्टेबिलिटी भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, द सेंट्रल बैंक विल प्रायोरिटाइज इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड इट विल अज्यूम दैट द अदर फैक्टर्स सच एज ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा विल अलाइन विद दैट। मतलब कि दे विल बी फोकसिंग ओनली अपॉन इंश्योरिंग कि इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन कंट्रोल। बाकी जो सारे टारगेट्स है, बाकी सारे जो भी मेट्रिक्स हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, growth rate, exchange rate etc, those will automatically get changed along with the inflation rate। मतलब inflation को अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो मतलब if you try to control the inflation all of the other factors will automatically get affected। ठीक है, this is the strategy with which they work nowadays। इसमें क्या है, it is successful in western nations। Urjit Patel committee had recommended this for India। ठीक है, उर्जित पटेल जी वॉज आर डेप्यूटी गवर्नर एज वेल एज द गवर्नर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 2016 बाय अमेंडिंग द आरबीआई एक्ट का सेक्शन 45। ठीक है, सो इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई गवर्नर। ठीक है, दिस मच यू शुड बी नोइंग कि इट इज़ सेट बाय द, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमें लगता है कि इट इज़ द आरबीआई अलोन विच इज़ डूइंग दिस, बट जो इन्फ्लेशन टारगेट है दैट इज़ प्राइमरीली सेट बाय द यूनियन गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, एंड दे डू दैट विद कंसल्टेशन ऑफ द आरबीआई गवर्नर। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग अंडर आरबीआई एक्ट सिंस 2016। हाँ, तो इसमें वो स्ट्रक्चर दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करके
बॉडी होता है, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, मेंटेनिंग नहीं मतलब फॉर मेकिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो उसके बारे में दिया है यहाँ पे। सो हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ 6 मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 मेंबर्स हैं उसमें 3 मेंबर्स कम फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर्स कम फ्रॉम गवर्नमेंट। तो आरबीआई साइड से 3 मेंबर्स रहेंगे, गवर्नमेंट साइड से भी 3 मेंबर्स रहेंगे। आरबीआई साइड के जो भी मेंबर्स हैं दे आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द आरबीआई गवर्नर हिमसेल्फ, देन वी हैव डेप्यूटी गवर्नर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड थर्ड रहेगा वन नॉमिनी फ्रॉम आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर इज कंसिडर्ड टू बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। फिर डेप्यूटी गवर्नर जो भी होंगे उस टाइम पे, एंड वन नॉमिनी फ्रॉम द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट साइड से अगेन देर आर 3 मेंबर्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज माइट हैव चेंज अभी के टाइम पे, बट स्टिल वील जस्ट डू दिस एंड मैं फिर चेक करके आई चेंज दिस। वेट अ सेकेंड, देखो गवर्नमेंट साइड से कौन कौन दिया है, डॉक्टर शशांक भिड़े हु वॉज फ्रॉम एनसीएईआर दिल्ली, ठीक है। दूसरे हैं डॉक्टर आशिमा गोयल, एंड थर्ड है डॉक्टर जयंत आर वर्मा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी थोड़ा सा देर हैव बीन सर्टेन चेंजेस, आई जस्ट टेल यू अबाउट दोस। सो वी हैव currently द चेयरपर्सन इज, यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ। द आरबीआई गवर्नर करंटली आपको पता ही होगा संजय मल्होत्रा इज द आरबीआई गवर्नर राइट नाउ, है ना। ठीक है, उसके बाद में डेप्यूटी गवर्नर कंटिन्यूज टू बी सेम, डॉक्टर माइकल पात्रा, ही इज द डेप्यूटी गवर्नर। देन एक वन नॉमिनी फ्रॉम आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, सो दैट इज डॉक्टर राजीव रंजन राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नमेंट साइड के जो 3 होते हैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक्सटर्नल मेंबर्स, सो राइट नाउ ऑल ऑफ दीज 3 हैव चेंज्ड। अभी है, फर्स्ट है राम सिंह, देन है सौगात भट्टाचार्य, एंड थर्डली नागेश कुमार, ठीक है। दीज नेम्स यू शुड बी नोइंग। जो राम सिंह जी है, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। सौगात भट्टाचार्य इज अ फेमस इकोनॉमिस्ट, एंड नागेश कुमार जी, ही इज़ द डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आईएसआईडी, ठीक है। तो इनको हमें लर्न करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल संजय मल्होत्रा, है ना। तो ये तो वैसे ही आपको पता ही होगा आरबीआई गवर्नर हैं ये, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रिमेंबर दिस, तो मल्होत्रा देखो मल्होत्रा वगैरह बिजनेस फैमिलीज होती है ना, तो दे आर रिच, तो ऐसे ही करके लर्न कर लो कि संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर, रिच आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट माइकल पात्रा रिमेन्स द सेम, है ना। देन राजीव रंजन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के हैं वो, सो ये आर ए से आप आरबीआई को कनेक्ट कर लो, है ना, रंजन एंड राजीव, और आरबीआई का आर, ठीक है। नेक्स्ट है राम सिंह, अगेन यूज द सेम ट्रिक, राम सिंह का आर ए एंड आरबीआई का आर। देन वी हैव सौगात भट्टाचार्य, ही इज अ फेमस economist, but
आचार्य से लर्न कर लो इनको। आचार्य मतलब कि लर्नड पर्सन, है ना, तो लर्नड पर्सन को ही बिठाते हैं आरबीआई में इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो वैसे करके कर सकते हैं, लर्नड पर्सन आचार्य। ठीक है, और फिर है नागेश कुमार। वैसे तो इनको ऐसे स्नेक से कंपेयर करके कर सकते हैं, स्नेक, नाग, स्नेक। ठीक है, तो वो भी आरबीआई में है। ठीक है, ऐसे लर्न करने के लिए बताया, देयर इज नो अदर मोटिव। ठीक है, नेक्स्ट, so these are the 6 members of the monetary policy committee. Now we look at their appointment and tenure. So जो आरबीआई गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर हैं, they are selected by FSRASC, that is headed by the cabinet secretary. Wait a second. ठीक है, तो FSRASC का फुल फॉर्म होता है, आई जस्ट टेल यू यहाँ पे, FSRASC stands for Financial Sector Regulatory Appointments Search Committee. ठीक है, सो दिस इज अ कमिटी विच इज टास्क्ड विद फाइंडिंग द गवर्नर, मतलब अपॉइंटिंग मतलब सिलेक्शन ऑफ द गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, क्या नाम है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमिटी, एंड इट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन रहते हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए देयर इज अ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी विच इज अगेन हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, देन है आरबीआई मेंबर का जो टेन्योर होता है, सो इट इज़ जनरली टाइड टू देयर ऑफिशियल पोजीशन, दिस यू शुड बी नोइंग। और जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, उनका होता है 4 years का टेन्योर एंड देयर इज़ नो रीअपॉइंटमेंट। सो जो आरबीआई मेंबर्स का टेन्योर है दैट इज़ लिंक्ड टू देयर ओरिजिनल जॉब। तो गवर्नर का जितना भी टाइम पीरियड के लिए जॉब था, उतना he'll be holding that position in monetary policy committee. Similarly, the same stands true for deputy governor and the member from the RBI central board. ठीक है, whereas जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर्स हैं उनका 4 साल का टेन्योर रहता है एंड देयर इज नो रीअपॉइंटमेंट। जो मीटिंग्स होते हैं डिसीजन मेकिंग है उसके बारे में देख लेते हैं। देर आर मिनिमम 4 meetings एवरी ईयर। ठीक है, बट यूजुअली दे टेक प्लेस बाई मंथली, दैट इज एवरी 2 months। ठीक है, नाउ कोरम क्या है, एटलीस्ट 4 members शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग अ मीटिंग इंक्लूडिंग द गवर्नर। सो गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट, so he should be present in every monetary policy meeting, monetary policy committee meeting. Next है repo rate is decided by a majority vote, and in case of a tie RBI governor has the casting vote. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग देख लेते हैं। गवर्नमेंट कैन ओनली कम्युनिकेट विद द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इन राइटिंग। ठीक है, वर्बली ऐसे कुछ बोल के नहीं जा सकते हैं, इट शुड ऑल बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मस्ट पब्लिश मीटिंग मिनट्स ऑन द 14th day, एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट इज रिलीज एवरी 6 months। ठीक है, तो इतना ही है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग अंडर आरबीआई एक्ट। नेक्स्ट, अभी टाइप्स ऑफ स्टांसेस देख लेते हैं हम लोग। तो देर इज कैलिब्रेटेड, टाइटनिंग, न्यूट्रल एंड अकोमोडेटिव स्टांसेस। ठीक है, तो इनका मीनिंग भी आई विल टेल यू। बेसिकली वी विल स्टार्ट विद दिस टेबल। जो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होता है, इसका मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जो रेपो रेट है, रेपो रेट मतलब कि द रेट एट विच आरबीआई गिव्स मनी टू सर्टन बैंक्स दैट विल बी हाइक्ड। आप समझ रहे हो, ये आरबीआई है, ये पैसे बाहर दे रही है,
दूसरे बैंक्स को, ठीक है। एंड दे विल बी गेटिंग G6 इन कोलैटरल। तो ये जब पैसे अगर बाहर दे रही है तो इट विल बी गिविंग इट एट सर्टन इंटरेस्ट रेट। सो व्हाट विल दे डू इन कैलिब्रेटेड टाइटनिंग? कैलिब्रेटेड टाइटनिंग इज डन इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, है ना। तो अगर इफ़ यू वांट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन देन यू शुड रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको, जो रेपो रेट है दैट विल बी इंक्रीज्ड। तो रेपो रेट इंक्रीज करेंगे तो द लोन्स विल बिकम costlier for the banks, ठीक है। तो सिमिलरली दे विल ऑल्सो ट्रांसफर द ट्रांसमिट दिस रेपो रेट चेंज टू द कस्टमर्स एज वेल। देयरफॉर जो पूरे कंट्री में, पूरे इकोनॉमी में द लोन्स विल बिकम कॉस्टलियर, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली द मनी सप्लाई विल रिड्यूस, ठीक है। तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग के केस में या तो दे विल बी डूइंग दिस, दे विल इंक्रीज द रेपो रेट और दे विल कीप इट, दे विल होल्ड इट, मतलब कि कांस्टेंट रखेंगे रेपो रेट को, ठीक है। सो आइदर ऑफ दीज टू थिंग्स कुड बी डन। रेपो रेट कट नहीं करेंगे बट बिकॉज दैट इज़ डन इन द केस ऑफ रिसेशन या अकोमोडेटिव स्टांस जब लेते हैं ना तब। न्यूट्रल स्टांस में क्या होगा, कुछ भी कर सकते हैं, आइदर हाइक द रेपो रेट और कट रेपो रेट और होल्ड रेपो रेट, ठीक है। एंड देन अकोमोडेटिव स्टांस विल बी व्हेन जब थोड़ा रिसेशनरी टेंडेंसीज आ रही है इकोनॉमी में एंड दे वांट टू गिव सम मनी, मतलब बूस्ट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, फॉर दैट दे विल बी कटिंग द रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट अगर इसका कम कर दिया तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज बिकॉज लोन्स विल बिकम चीपर, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो होल्ड रेपो रेट एट द सेम लेवल, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, MPC स्टांस इंडिकेट्स फ्यूचर रेपो रेट डायरेक्शन, thus helping investors, borrowers and banks to plan it as such, and it is not legally binding. So RBI can deviate if economic conditions change. So this is very important, ठीक है। तो नॉट लीगली बाइंडिंग है और जो स्टांस होता है इट इंडिकेट्स फ्यूचर रेपो रेट डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ डू नॉट बॉदर विद दिस एग्जांपल्स, बस ये पता होना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस है इट इंडिकेट्स फ्यूचर रेपो रेट डायरेक्शंस। नेक्स्ट है RBI's monetary policies before 2020, again this is not important from the exam point of view, ठीक है। नेक्स्ट है RBI वो कोरोना के टाइम की जो भी पॉलिसीज़ है, अगेन इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गवर्नर्स रेगुलेटरी अनाउंसमेंट्स, हाँ ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड्स ओनली द रेपो रेट, ठीक है। जो बाकी की चीज़ें हैं, अदर डिसीजंस सच एज द कैश रिजर्व रेशो, SLR कट, PSL norms, that is priority sector lending norms, banning magnetic chip cards, ये सब जो भी decisions है they are decided separately alone by the RBI governor, ठीक है। So the monetary policy committee is only responsible for repo rate changes, ठीक है। Again this is very very important। तो इसको कैसे हम लोग लर्न करेंगे, रेपो रेट, इसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, है ना। और से पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नेक्स्ट है बैंक्स लेंडिंग रेट्स, हाँ अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो नाउ वील बी लुकिंग एट बैंक्स लेंडिंग रेट्स, ठीक है। सो बेसिकली इस वाले टॉपिक में वी विल बी स्टडिंग हाउ बैंक्स डिटरमाइन एट व्हाट रेट विल दे बी लेंडिंग। तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा ना उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं बैंक्स, ठीक है। तो पहले बिफोर 1991 क्या होता था, द गवर्नमेंट इटसेल्फ यूज्ड टू स्पेसिफाई कि कितना इंटरेस्ट रेट रखना है सारे बैंक्स को, दे यूज्ड टू गिव अ स्पेसिफिक रेट की बस इतना इंटरेस्ट रेट रहेगा फॉर लोन्स, ठीक है। हाउएवर आफ्टर 1991 एम नरसिम्हा कमेटी आई थी, आपको पता होगा। सो दे हैड प्रपोज्ड डीरेगुलेशन और उन्होंने बोला था कि रादर दैन
setting individual rates for each bank, you should have a broad guideline होना चाहिए आरबीआई के पास में. ठीक है, तो एक ब्रॉड गाइडलाइन रख लो एंड यूज दैट, द बैंक्स विल यूज दैट टू डिटरमाइन देयर ओन इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है. फिर 2003 में क्या हुआ, आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड द बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या रहेगा, कोई भी बेंचमार्क दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग, आरबीआई का कोई जैसे बैंक रेट या कुछ भी रहेगा, एंड बेस्ड अपॉन दैट द बैंक्स विल हैव देयर ओन लोन इंटरेस्ट रेट्स. फिर इन 2010 आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड द बेस रेट प्लस फॉर्मूला. ठीक है, दिस सिस्टम फॉर लोन इंटरेस्ट रेट्स. Then in 2016 आरबीआई इंट्रोड्यूस द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, एमसीएलआर सिस्टम भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट सिस्टम. उससे पहले था बेस रेट प्लस फॉर्मूला सिस्टम. ठीक है. एंड 2019 में डिस्पाइट अ 1.35% रेपो रेट कट, banks only reduced the rates by 0.4%, thus showing that MCLR was quite ineffective. ठीक है. सो करंटली आप ये समझ रहे हैं कि क्या हुआ यहाँ पे. बेसिकली इवन दो द रेपो रेट वॉज कट बाय द आरबीआई, बट बैंक्स क्या करते हैं, दे डू नॉट ट्रांसमिट दैट रेपो रेट कट टू द पीपल. जो रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं, रिटेल जिनको लोन चाहिए उनको, दे डू नॉट ट्रांसफर दिस रेपो रेट. इंस्टेड वो जो बीच में मार्जिन मिला उनको, दे यूज इट एज देयर ओन प्रॉफिट. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. डिस्पाइट अ 1.35% रेट, 0.4% ही उन्होंने ट्रांसफर करा टू नॉर्मल पीपल, एंड दैट शोज दैट एमसीएलआर सिस्टम इज अ बिट इनइफेक्टिव. ठीक है. उसके बाद करंट स्टेटस क्या है, वही एमसीएलआर सिस्टम ही कंटिन्यूज टू बी in use, but it has not led to faster transmission of repo rate. So basically there are flaws in the system, but still MCLR system continues to be in place. तो अभी इसमें आपको लर्न क्या क्या करना है, वही कि प्री 1991 देयर वाज अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंटरेस्ट रेट सिस्टम. 1991 में एम नरसिम्हन कमेटी ने, they had proposed deregulation and a broad guideline to say, determine the bank rates. ठीक है. देन 2003 में बीपीएलआर, फिर 2010 में बेस रेट प्लस फॉर्मूला सिस्टम, एंड लेटेस्ट क्या है 2016 में एमसीएलआर सिस्टम. ठीक है. ईयर्स भी इफ पॉसिबल ट्राई टू रिमेंबर, इसको उनसे लिंक कर लो आप गवर्नमेंट से. जैसे 2003, तो 2004 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो वाली गवर्नमेंट आई थी, कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट आई थी, है ना. उसके बाद मतलब उससे एक साल पहले बीपीएलआर सिस्टम केम इनटू प्लेस. ठीक है. देन 2010 में अगेन, रुको रुको देखना दो एक सेकेंड, यूपीए 1 कब बन गया था, हाँ वही 2004 टू 2009. उसके बाद में 2010 में अगेन यूपीए 2 केम इनटू बीइंग, वही 2009 2010 में, है ना, 2009 में पर मे बी. ठीक है. उसके बाद में मतलब उसी के नेक्स्ट वाला 2010 में बेस रेट प्लस फॉर्मूला आ गया. देन थर्डली 2016 मतलब 14 में न्यू गवर्नमेंट आई थी, है ना. तो अब 2016 में एमसीएलआर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. ठीक है. सो आई एम टेलिंग यू दिस इन ऑर्डर टू हेल्प यू लिंक इट टू समथिंग. ठीक है. तो लिंक ऐसे अगर आप लिंकेजेस बनाएंगे एंड कनेक्शंस बनाएंगे, देन इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर और रिकॉल. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. तो 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आ गई थी और उसके 2 साल बाद एमसीएलआर सिस्टम केम इनटू बीइंग. ठीक है. ऐसे लिंक करके लर्न, दिस माइट बी सीमिंग यूजलेस राइट नाउ, बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. बाद में नहीं तो यू विल फॉरगेट एवरीथिंग और ऐसे सब नया लगने लग जाएगा. ठीक है. दैट इज़ व्हाई आई एम टीचिंग दिस वे.
नेक्स्ट है बैंक्स लोन इंटरेस्ट रेट और एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम। तो ठीक है, तो एक्सटर्नल बेंचमार्क के फॉर्मूला कंपोनेंट्स देख लेते हैं। बेसिकली जो बैंक्स होते हैं ना, वो लोग दे कैन चूज एन एक्सटर्नल बेंचमार्क इन ऑर्डर टू एंकर देयर ओन इंटरेस्ट रेट्स टू दैट एक्सटर्नल बेंचमार्क। एंकर मतलब क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, ये एक्सटर्नल बेंचमार्क ऊपर नीचे जा रहा है, अकॉर्डिंगली उनका जो जो लोन इंटरेस्ट रेट है दैट विल ऑल्सो गो ऊपर और नीचे। ठीक है, तो एक्सटर्नल बेंचमार्क में प्लस माइनस करके कुछ भी दे विल बी हैविंग सर्टेन वेरिएबल एंड बेस्ड अपॉन दैट दे विल बी हैविंग देयर ओन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी आइदर द आरबीआईज रेपो रेट और 91 डे टी बिल, जो ट्रेजरी बिल का यील्ड है वो हो सकता है, या 182 डे ट्रेजरी बिल का यील्ड, या अदर बेंचमार्क्स विच हैव बीन गिवन बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सो एनी वन ऑफ दीज फोर कैन बी यूज्ड एज एन एक्सटर्नल बेंचमार्क, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। क्या क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहले है आरबीआई का रेपो रेट, देन 91 डे ट्रेजरी बिल, 182 डे ट्रेजरी बिल यील्ड, और any other benchmark given by Financial Benchmarks India Limited. This is important. ठीक है, the banks must update their benchmark data at least once in every 3 months. Again, this is an important fact कि हर 3 महीने में बेंचमार्क को चेंज करना है। तो चार टाइप के बेंचमार्क्स में से वी कैन चूज, मतलब द बैंक्स कैन चूज, एंड इट हैज़ टू बी updated every 3 months. ठीक है, the data has to be updated every 3 months. Now it benefits both new and existing borrowers. So who is eligible for this? Personal loans, retail loans, ये सब के लिए this external benchmark system can be used. ठीक है, रिटेल लोन्स होते हैं लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल enterprises, loans to medium enterprises, and existing borrowers can also opt in by submitting an application. Next, we look at interest rate reset of EMI based floating interest loans. तो बेसिकली क्या होता है, जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड जो लोन रेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे वी आर टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, ये आरबीआई रेपो रेट के या इन तीनों के चारों के बेसिस पे जो भी लिंक्ड इंटरेस्ट रेट रहेगा ना, उसका देयर सम इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल ये हुआ था कि जो रेपो रेट था इट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% टू 6.5% इन दिस पीरियड 2020 टू 2023। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अगर ये रेपो रेट इंक्रीज किया है बैंक ने, देन करस्पॉन्डिंगली एनी लोन बैंक्स लोन इंटरेस्ट रेट विच हैज़ बीन यूजिंग दिस बेंचमार्क रेपो रेट एज अ बेंचमार्क, उसका भी डिस्प्रोपोर्शनेटली ईएमआई बर्डन बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोन एकदम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना सारा बढ़ गया। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, आरबीआई ने एक सोल्यूशन दिया। उन्होंने बोला कि बोरोअर्स मस्ट गेट एन ऑप्शन आफ्टर एवरी रेट चेंज। ठीक है, तो हर बार जो रेपो रेट अगर चेंज हो रहा है एंड इफ दैट बैंक हैज़ यूज्ड द रेपो रेट एज एन एक्सटर्नल बेंचमार्क, तो जो बोरोअर है उसको दे विल गेट एन ऑप्शन आफ्टर एवरी रेट चेंज। क्या ऑप्शन मिलेगा? आइदर टू रीसेट, दैट इज स्विच फ्रॉम फ्लोटिंग रेट टू फिक्स्ड रेट लोन्स, और फोरक्लोजर मतलब रीपे द एंटायर लोन एट वंस टू अवॉइड लॉन्ग टर्म कंपाउंड इंटरेस्ट बर्डन। ठीक है, तो आप इसमें हो क्या रहा है, ये आपको समझ आ गया ना कि चेंज होते जा रहा है ड्यू टू अगर एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है तो there can be drastic changes in the loan interest rate, so that will become very problematic for the borrowers. तो borrowers को एक ऑप्शन दिया जा रहा है by the RBI wherein they can either reset करने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है उसको ना फॉलो करें वो लोग, एंड इंस्टेड दे फॉलो सर्टेन फिक्स्ड रेट। ठीक है, वो कर सकते हैं, या फिर दे कैन ऑल्सो गो फॉर फोरक्लोजर
wherein they repay the entire loan at once to avoid लॉन्ग टर्म कंपाउंड इंटरेस्ट बर्डन. ठीक है, तो जैसे कि अभी 4% था रेपो रेट, अभी कल से सपोज 6% हो गया, 6.5% हो गया है ना. अभी तक क्या कितना था, 4% था, कल से 6.5% हो रहा है. तो अगर इफ़ आई एम अ बोरोअर देन आई विल गेट एन ऑप्शन कि मैं अपना जो पूरा लोन है वो अभी आज के दिन या आज और कल के बीच में ही रीपे कर दूँ. ठीक है, सो दैट वे ये वाला जो नया इंटरेस्ट रेट है वो लगना स्टॉप हो जाएगा. एक तो ये ऑप्शन है मेरे पास, ये सेकंड वाला ऑप्शन था. और फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि मैं क्या बोलूँ उनको कि नहीं, मेरे को ये एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड नहीं चाहिए, रादर आई वांट अ फिक्स्ड रेट लोन. ठीक है, ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ. ठीक है, सो आई हैव टू ऑप्शंस. इफ़ आई एम अ बोरोअर आई विल बी हैविंग टू ऑप्शंस फॉर दिस. तो ये दिया है इस वाले पैराग्राफ में आरबीआई सोल्यूशन, और ये तो एग्जाम्पल के लिए है. ठीक है, सो अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट है लोन रीपेमेंट का. सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेथड्स वेर जैसे लोन रीपे कर सकते हैं हम लोग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज EMI. EMI स्टैंड्स फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, इसको EMI बोलते हैं, आपने सुना ही होगा, है ना. तो EMI में क्या होता है, मंथली बेसिस पे जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट है ना, बोथ ऑफ देम दे आर रीपेड इन ऑन अ मंथली बेसिस. तो हर मंथ का EMI पे करना पड़ता है, और इंस्टॉलमेंट्स में ये द इंटायर लोन अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इज पेड बैक. ठीक है, ये होता है EMI, दैट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स. इक्वेटेड मतलब हर मंथ में इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट यू हैव टू पे, and that is how the entire loan as well as the interest will be repaid. ठीक है, नेक्स्ट क्या ऑप्शन है लोगों के पास में, दे कैन ऑल्सो टेक गो फॉर बुलेट रीपेमेंट. ठीक है, बुलेट रीपेमेंट में क्या होगा, सिंगल इंस्टॉलमेंट में एट द एंड ऑफ अ लोन टेन्योर दे विल बी पेइंग द इंटायर प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट. ठीक है, तो जैसे बुलेट होती है ना एकदम फास्ट, ठीक है, और छोटा सा और एकदम फास्ट, सो दैट इज़ हाउ दिस इज़ डन. तो एक देयर विल बी अ सिंगल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द लोन टेन्योर वेर इन द इंटायर प्रिंसिपल as well as the interest amount will be repaid. ठीक है, तो do remember these two. We have equated monthly installments and bullet repayment. Next है relationship between deposit rate and repo rate. ठीक है, तो अभी we had learnt about the relationship between the loan interest rate and how it is being governed by the RBI. RBI और वैसे भी कैसे बैंक्स उसको सेट करते हैं. तो उसके लिए वी हैड सीन के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट सिस्टम चल रहा है, एंड द बैंक्स कैन चूज टू फॉलो एन एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम. ठीक है, ये चल रहा है अभी. वेर एज वेन इट कम्स टू द डिपॉजिट रेट मतलब इफ़ आई हैव मेड अ सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, या मैंने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट बनाया है, सो आई विल बी रिसीविंग सर्टन इंटरेस्ट, है ना. तो उसका और रेपो रेट में इज देयर एनी relationship or not. So normally if RBI increases the repo rate, then eventually the banker is also forced to increase the deposit interest rates. ठीक है, even though it is not legally required. तो this all of this thing is only based upon persuasion. हमने ऊपर मॉरल persuasion पढ़ा था ना क्वालिटेटिव मॉनेटरी टूल्स में. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच कम्स अंडर दैट हेड. बिकॉज जो आइडियली क्या होता है कि अगर रेपो रेट जैसे बढ़ा दिया है आरबीआई ने, तो इनको भी बढ़ा देना चाहिए. डिपॉजिट रेट शुड ऑल्सो इंक्रीज, बट वो लोग कई बार नहीं करते. दे डू नॉट ट्रांसमिट द रेट टू द रिटेल इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स नहीं, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको नहीं करते हैं ट्रांसमिट. इंस्टेड दे कीप दैट मार्जिन एज अ प्रॉफिट फॉर देमसेल्व्स.
ठीक है। नेक्स्ट है, एंड देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट legally required to reduce or increase it based upon the changes in the repo rate. Then है weighted average lending rate. वो इसमें क्या है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द एवरेज लोन रेट, एक सेकेंड, ठीक है, जो ये वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट है ना, दिस इज नथिंग, बस इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है ये। जो एवरेज, अगर हम, जो बैंक है ना वो बहुत सारे लोगों को लोन्स दे रहे होगा, जैसे बाइक के लिए इट हैज़ गिवन सपोज अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज़ एट 15% इंटरेस्ट रेट। सिमिलरली सपोज इट गिव्स अ होम लोन ऑफ 20 लाख रुपीज़ एट 8% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ऐसे करके काफ़ी सारे लोगों को द बैंक में हैव गिवन लोन्स। ठीक है, तो उन सब का एवरेज निकालने के लिए, एवरेज लोन रेट या एवरेज लेंडिंग रेट निकालने के लिए वेटेड मेथड यूज़ करते हैं। वेटेड मेथड, वो उसका मतलब ये होगा कि यू विल बी मल्टीप्लाइंग द इंटरेस्ट रेट विद द अमाउंट विच हैज़ बीन गिवन आउट। ठीक है, तो उसके बेसिस पे देयर विल बी अ वेट फॉर एवरी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और वैसे करके एक एवरेज निकाला जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज द वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, नाउ दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बस आपको पता होना चाहिए कि वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट होता है एक, है ना। द फॉर्मूला एंड एवरीथिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेस्टर्न बैंक्स होते हैं ना, दे प्राइमरीली रिलाई ऑन द सेंट्रल बैंक बोरोइंग because they have very low savings, whereas Indian banks usually rely on deposits of retail customers, because हमारा जो इंडिया में there is a culture of saving, unlike वेस्टर्न बैंक्स, वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे सेविंग्स का इतना कल्चर नहीं है, सो पीपल जनरली जस्ट यूज़ अप वट एवर दे गेट। ठीक है, वेराज इंडिया में ऐसे पूरा बैंक में एफडी बना के रखा रहेगा सबने, सो दैट इज़ वाई बैंक्स जनरली, in Indian banks, they primarily rely on deposits for their functioning, whereas वेस्टर्न बैंक्स में रेपो रेट्स और सेंट्रल बैंक बोरिंग के बेसिस पे सब काम चलता है। ठीक है, दैट इज़ वाई रेपो रेट्स इन इंडियाज़ केस दे आर नॉट एज क्रूशल, और वो इतने जल्दी ट्रांसमिट नहीं होता, अगर इवन इफ चेंजेस आर मेड इन द रेपो रेट, इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड ईजिली, एंड क्विक इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी कैन नॉट बीन सीन। ठीक है, then before external benchmark system, Indian banks used to delay passing on RBI rate cuts due to non-performing assets. तो उनको लगता था कि अच्छा, even if RBI has made a rate cut, मतलब उन्होंने अगर रेपो रेट कम किया है, still they would not pass it on to the customers, because उनको लगता था कि अभी जो हमें increased margin मिल रहा है ना, उससे we will cover up our losses due to NPAs। ठीक है, इंक्रीज मार्जिन या इंक्रीज प्रॉफिट अगर हमें मिल रहा है, सो वी विल यूज़ दैट टू कवर आर लॉसेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, फिर बैंकिंग इश्यूज क्या है, पुअर मैनेजमेंट, स्कैम्स, एनपीए, ये सब होता है, एंड दे इम्पैक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी, दे हिंडर द इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, देन सप्लाई साइडेड इश्यूज क्या है, factors like poor monsoon, geopolitical tensions, etc., they affect inflation and they are thus beyond RBI's control। ठीक है, देन RBI's caution क्या है, RBI was hesitant to cut rates during uncertain times, thus fearing inflation, etc। ठीक है, ये सब, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, बट थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है ये बस। फिर गवर्नमेंट इश्यूज़ की, अगर फिजिकल डेफिसिट है, एक्सेसिव सब्सिडीज आर बीइंग गिवन अवे बाय द गवर्नमेंट टू पीपल, लोन वेवर अगर बहुत ज़्यादा करे जा रहे हैं, देन द इंटायर इकोनॉमिक मैनेजमेंट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन स्ट्रक्चरल इश्यूज, सो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, inefficiencies in business and production impact in everything of this sort impacts inflation। Then lazy banking क्या होता है, that is, that refers to the lack of effort from banks to find loan clients।
ठीक है, तो अभी आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल पे भी मैसेज आता आता रहता है कि गेट अ लोन फॉर दिस मच इंटरेस्ट रेट, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आप लोन मिल जाएगा आपको। सो दीज आर बेसिकली एफर्ट्स मेड बाय बैंक्स टू गिव अवे लोन्स। ठीक है, बट हाउएवर कई बार लेजी बैंकिंग का भी प्रॉब्लम रहता है, दैट द बैंक इटसेल्फ इज नॉट मेकिंग एनी एफर्ट टू गिव अवे लोन्स। ठीक है, फिर है इनफॉर्मल लेंडर्स का प्रॉब्लम। सो स्पेशली इन रूरल एरियाज इनफॉर्मल लेंडिंग इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, तो वहाँ पे वही हाई इंटरेस्ट रेट्स, ब्लैक मनी का प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दैट leads to a lot very complex situation, due to which the RBI's monetary policy cannot be used to control the entire Indian economy properly। ठीक है, सो ये सारे limitations हैं मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया के। उसके बाद वी विल बी लुकिंग एट अ कॉन्सेप्ट नोन एज कैंटिलियन इफेक्ट। कैंटिलियन इफेक्ट क्या होता है बेसिकली? देखो, अगर मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी में इंक्रीज हो गई ना, तो हमें लगता है कि अच्छा सारे जो रिच पुअर सब लोगों के लिए मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, है ना, बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच हैपन्स इन इंट्राइटी। असली में क्या होता है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया है आरबीआई ने, रेपो रेट अगर कम करके मनी सप्लाई इट हैज़ इंक्रीज इन द इकोनॉमी, तो क्या होगा, जो रिच लोग होंगे ना, वो लोग जल्दी जल्दी क्या करेंगे, दे विल टेक चीप लोन्स लेके दे विल इन्वेस्ट। ठीक है, जैसे कि हाउसिंग लोन ले लिया, घर खरीद लिया। ठीक है, और ऐसे जल्दी जल्दी वो लोग कर लेंगे काम। फिर ऐसे करके अब घर खरीद लिया, बहुत सारे रिच लोगों ने घर खरीद लिया, देन हाउस के जो प्रॉपर्टी प्राइसेस विल राइज। जब तक पुअर स्टार्ट्स, जो पुअर लोग हैं या फाइनेंशियली नॉट सो वेल ऑफ पीपल स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रेट कट, तब तक प्राइस राइज हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ आया? जो रिच लोग थे उन्होंने पहले ही सारे बेनिफिट्स ले लिए। बाद में क्या होता है, जब प्राइस राइज फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तब जाके वो पुअर लोग अपना कुछ इनकैश करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ एन इनइक्वालिटी विच इज़ सीन। तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है, जैसे चीप लोन्स है। सो वेल्दी इंडिविजुअल्स विल क्विकली बाय असेट्स लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक्स एट्सेट्रा, एंड due to this the property rates or the asset prices will also rise, therefore making it harder for others to afford। ठीक है, तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए the prices will become very high। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। रिस्क क्या है? दिस कैन लीड टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? वो इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इन देर इज हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो ग्रोथ। ठीक है, अगर हम इफ़ यू लुक एट द फिलिप्स कर्व के बारे में आपने वी हैड रेड अबाउट दैट इन द प्रीवियस वीडियो। फिलिप्स कर्व में क्या होता है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस राइज, दैट इज इन्फ्लेशन, एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको इन्फ्लेशन लिख दो। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, फिलिप्स कर्व के हिसाब से। हाउएवर देयर एग्जिस्ट्स अ सिचुएशन वेयर इन बोथ इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, ग्रोथ भी कम है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, और स्टैगफ्लेशन क्यों हो सकता है? ड्यू टू द कैंटिलियन इफेक्ट। ठीक है, तो कैंटिलियन इफेक्ट को आपको समझ आ गया ना? दिस वॉज अ कंसेप्ट गिवन बाय रिचर्ड कैंटिलन, दैट इज़ वाई द नेम इज सो। ठीक है, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इकोनॉमी का। इसमें क्या होगा, वही द रिच पीपल विल बेनिफिट मोर, वेर एज द पुअर तो नहीं बोलना चाहिए, मिडिल क्लास वगैरह को कम इफेक्ट पड़ेगा। उन लोगों को दे वोंट बी रिसीविंग सच अ गुड इफेक्ट। जैसे यहाँ पे देर इज़ एन एग्जाम्पल गिवन इन दिस टेबल। सो सपोज 1000 रुपीज़ का मनी सप्लाई आरबीआई ने इंक्रीज करा है वाया रेपो रेट कट्स। तो इस 1000 रुपीज़ में व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? हम लोगों को लगता है कि सारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो रिच विल ऑल्सो गेट 333 रुपीज़, मिडिल क्लास को भी उतना मिल जाएगा और पुअर को भी उतना मिल जाएगा। बट इन रियलिटी कैंटिलन इफेक्ट कम्स इन टू प्ले। सो रिच को 800 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि दे
quickly invest that money. They'll get cheap loans and invest that money in buying certain assets. ठीक है, और ये काफ़ी सारे assets खरीद लेंगे तो asset prices will again rise. तो जब तक यहाँ तक पहुँचेंगे तो इनके asset prices बढ़ चुके होंगे तो इनको कम फ़ायदा होगा. सिमिलरली यहाँ तक पहुँचने तक तो बिल्कुल ज़्यादा ही asset prices हो जाएगा तो इनको तो बिल्कुल ही कम फ़ायदा होगा. ठीक है, so this is all that the Cantillon effect is about. ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? कैंटिलन इफेक्ट मतलब कांट. कांट से रिलेट कर लो कि द पुअर कांट गेट बेनिफिट्स ऑफ चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसीज. ठीक है, दिस इज प्राइमरली मेंट फॉर हेल्पिंग यू रिमेंबर दिस. ठीक है, सो ये हो गया. उसके बाद एक बार लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में देख लेते हैं. Liquidity trap क्या है? It is basically a term which was first used by the economist John Keynes, है ना? तो रुको, इसको मैं I'll explain it to you. Wait a second. इसमें क्या होगा? जो liquidity trap है ना, basically it is a situation wherein people will be holding a lot of cash. तो देखो, अगर कोई भी emergency situation है, ये normal person है कोई भी, है ना, और जैसे वॉर चल रही है, सपोज अभी जैसे चल ही रहा है मिडिल ईस्ट में. सो व्हाट विल दिस पर्सन डू? ये सोचेगा कि मैं ना बहुत सारा कैश रख लेता हूँ अपने घर में, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या होगा, बैंक रन हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वेरी अनसर्टेन सिचुएशन इज गोइंग ऑन. ठीक है, अनसर्टेनिटी काफ़ी सारी है अगर कहीं पे, तो क्या करेंगे? बहुत सारा कैश रख लेते हैं और बाकी वी डू नॉट नो कि क्या होगा बैंक वगैरह का. ठीक है, दिस इज नोन एज ए लिक्विडिटी ट्रैप वाला सिचुएशन. ठीक है, तो ये जो पैसा इन्होंने रखा हुआ है ना, दे वोंट बी यूजिंग इट इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो मतलब कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट वगैरह में. इट विल ऑल बी इन अ लिम्बो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. ठीक है, तो दे वोंट बी इन्वेस्टिंग एनीवेयर. एंड अब ओवर एंड अबव दैट वो स्पेंडिंग वगैरह भी कम कर देंगे. स्पेंडिंग कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, है ना. इससे क्या होगा? रिसेशन. देयर विल बी अ रिस्क ऑफ रिसेशन इन द इकोनॉमी. ठीक है, रिसेशन होगा या डिफ्लेशन. ठीक है, ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस हैड हैपेंड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑल्सो. ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आपने सुना होगा, है ना. 1930s में यूएसए में हुआ था. ठीक है, तो उसमें भी सिमिलर सिचुएशन हैड अकर्ड. ठीक है, सो बस इतना ही है लिक्विडिटी ट्रैप में. एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जॉन कीन्स. देखो, जो भी ज़्यादातर इकोनॉमी के कंसेप्ट हैं ना, दे आर जनरली गिवन बाय जॉन कीन्स ओनली, जॉन मेनर्ड कीन्स, बिकॉज ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट. ठीक है, तो ये वैसे लर्न हो जाएगा इनका नाम. और I'll just tell you about the official definition of this. Liquidity trap is an economic situation where interest rates are very low and saving rates are very high. ठीक है, तो people are just saving the money. और बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स नहीं, उनका जो वो रहेगा आरबीआई या जो अपना सेंट्रल बैंक रहेगा, वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि इकोनॉमी में पूरा रिसेशन फैल रहा है ना, तो दे विल रिड्यूस द रेपो रेट. बहुत ज़्यादा कम कर देंगे रेपो रेट. अगर ये लोग बहुत ज़्यादा कम कर देंगे रेपो रेट, देन करस्पॉन्डिंगली बैंक्स विल ऑल्सो रिड्यूस देयर लेंडिंग रेट्स. ठीक है, लेंडिंग रेट्स काफ़ी कम कर देंगे, बट स्टिल पीपल विल नॉट बी इन्वेस्टिंग. मतलब पीपल विल प्रेफर टू सेव देयर मनी रादर दैन इन्वेस्ट और स्पेंड मनी. ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन बन जाता है. दिस हैवी रिसेशन इन सच सिचुएशंस. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर. मॉनेटरी पॉलिसी में बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज इन दिस वीडियो. ठीक है.
So thank you. Kindly like, share, and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.